अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो में चूंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, लिहाजा पहले तो हफ्ते के पहले दिन पे आपको बहुत सारा खुशामदीद। और साथ ही आज के शो में जनाब हम बात करने जा रहे हैं लाहौर के वाक़े की। लाहौर में जनाब डिफेंस के इलाके में बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया और वो वाक़या ये है जनाब कि एक खातून और एक उनके साथ खातून नुमा एक मर्द चीज़ थे, वो आए और उन्होंने पकड़ के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को तहस नहस करना शुरू कर दिया और खातून ने पुलिस पे हाथ उठाया और वो सारे मनाजिर आपके साथ शेयर करेंगे। सलाम है पुलिस वालों को, उन्होंने कुछ नहीं कहा आगे से। मेरे ख्याल से मनाजिर शेयर करना ना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस वीडियो में जो खातून ज़बान इस्तेमाल करी है वो ज़बान नहीं है जो कि हम टेलीविज़न पर नशर कर सकें। लेकिन नशे में काफ़ी ज़्यादा वो धुत थी खातून और कानून को हाथ लेने की उन्होंने कोशिश भी। खैर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन शफात, दिस इज़ नॉट ऑन। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कानून की पामाली करें, आप बात भी ना माने, और अगर आपको रोका जाए तो आप बदतमीजी करने लग जाएं, आप पुलिस वाले को मारने लग जाएं। आप खुद सोचें, मतलब पुलिस वाला तो इसलिए कुछ नहीं कह रहा कि आप एक खातून हैं, और अगर वो आप पे हाथ उठा देता तो आप बताएं फिर क्या इज्जत रह जाती। और एक और बड़ी खबर है जनाब, एक चैलेंज लग गया जी, और वो चैलेंज है जनाब बॉक्सिंग का। लेकिन इस दफ़ा जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके दरमियान चैलेंज लगा वो है जनाब मावन खसूसी बराए इतलात और वो भी वज़ीर आला पंजाब की जनाब मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, और साथ में जनाब नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज़ को उन्होंने चैलेंज दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं नॉकआउट कर दूंगी। ये बेसिकली ना मोहम्मद आमिर साहब हैं जो बॉक्सर, ये उनकी शरारत थी, आमिर खान साहब की, सॉरी, उनकी शरारत थी और उन्होंने कहा कि जी कि होना चाहिए, तो उन्होंने कहा तो नॉकआउट कर देंगी, बात उनसे करेंगे। फिरदौस साहबा के हमने पिछले दिनों देखा है, बड़ी वीडियोस भी जनाब आई हैं, क्या वो फुटबॉल के साथ करी, क्या वो कमाल बाउंसर करा रही हैं, क्या वो टाइलें तोड़ रही हैं। तो बड़ा उनसे कहा कि भाई होना चाहिए कुछ। काफ़ी खतरनाक हालात है। एक ऐसा करते हैं, सारी बातें यहाँ नहीं करेंगे, जरा बैठ जाते हैं, आप लोग भी जरा हमारे साथ ज्वाइन करें, टॉप स्टोरी सुन लेते हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक का नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज को बॉक्सिंग में मुकाबले का चैलेंज। कहती हैं बॉक्सिंग रिंग में राजकुमारी को नॉकआउट कर सकती हैं। आजम सवाती का इस्तीफे देने पर डी चौक पर 200 देगों का लंगर तकसीम करने का ऐलान। लाहौर जी, तो जहां पूरे मुल्क में देख रहे हैं कि मुल्क भर में शदीद सर्दी के बावजूद सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है, तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि अब बात सियासी पारे की बॉक्सिंग रिंग तक आप पहुंची और आप कहेंगे कि भाई बॉक्सिंग रिंग का जिक्र कैसे, तो वही जो हम टॉप स्टोरीज के आगाज में कह रहे थे, जहां वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने नॉकआउट का दावा भी कर दिया है। इंटरनेशनल बॉक्सर आमिर खान के साथ न्यूज ब्रीफिंग में मुआविन खुसूसी ने नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज को बॉक्सिंग का कल चैलेंज दे दिया। जनाब उनका कहना है जनाब राजकुमारी तो नॉकआउट हो जाएंगी, जबकि कनीज अव्वल और दोयम तो वजन की कैटेगरी से ही आउट हो जाएंगी। ये ब्रायलर मुर्गियां हैं, मेरे साथ लड़ने के लिए हम पल्ला लाए। नून लीग जिस बॉक्सर को चाहे ले आए, सबको चित कर देंगे। और ये जनाब हम बात किसी मतलब वो नहीं कर रहे कि कोई अखाड़े का सचमुच चैलेंज नहीं थी, ये बात एक अज़राए तफन्नुन हुई थी, लेकिन उसमें जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो पै दर पे बयानात दागे ना, तो वो हर चैनल की हेडलाइन की जीनत बन गए और वाकई लग रहा है कि वो वाकई चैलेंज होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियस ले लिया। लोग वाकई एक्सपेक्ट करें कि शायद ऐसा कोई रिंग में मुकाबला होने वाला है मरीम नवाज और फिरदौस आशिक अवान के दरमियान। खैर, जो कल अज़राए तफन्नुन जो गुफ्तगू हुई वो आपके साथ शेयर करते हैं। अभी तक एक आमिर खान प्रमोशंस हम क्या अनाउंस करेंगे, आपकी फाइट विद मरियम नवाज। I take that challenge. Dr. Firdaus has offered Maryam Nawaz a fight, so Maryam Nawaz needs to respond to this. नून लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए और जब मर्जी जिस मर्जी रिंग में वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट करेंगे। एक राजकुमारी और एक कनीज़े अव्वल और दोम, वो सब पाउंड फॉर पाउंड की कैटेगरी में आती नहीं है, क्योंकि मुकाबला करने के लिए हम पल्ला बॉक्सर चाहिए। तो ये हम पल्ला बॉक्सर होगा तो वो बॉक्सिंग के रिंग में आएंगी। ये तो पहले पंच पे नॉकआउट हो जाएंगी ब्रायलर मुर्गियां। तो ये मैं इन ब्रायलर मुर्गियों का मुकाबला हम किस तरह उस बॉक्सिंग रिंग में करेंगे।
दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर अपोजिशन को लॉन्ग मार्च की दावत दे दी है। हाँ जी, उनका कहना है जी कि जिसका दिल चाहता है जी आया लॉन्ग मार्च करे, हम इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। मतलब मैं उनके अंदाज में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में आजम स्वाति साहब कहते हैं कि जी अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दे दिए तो मैं डी चौक पे पूरी अल्हम्दुलिल्लाह 200 देगों का लंगर तकसीम करूंगा। ये जनाब हुकूमती दो ओहदेदारान के बयानात हैं अपोजिशन के हवाले से, हम सुन लेते हैं खुद भी। कुरान मजीद का ख़त्म होगा, सूरत यासीन का ख़त्म मैं सेनेट के आगे कराऊंगा और 100 देगें जो है गरीबों के लिए इसी डी चौक के अंदर, जिसके अंदर 126 दिन मैंने गुजारे हैं, ज़बरदस्त खाना खिलाएंगे गरीबों को। जिस दिन ये इस्तीफे देंगे और साथ इस्तीफा मंजूर होगा, खुदा का वास्ता है ये इस्तीफा जितना जल्दी लें, फौरी तौर पर जो है सेनेट के चेयरमैन से मैं आपको मंजूर करा के दूंगा। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को पढ़ लें कि इंशाल्लाह ताला जो है ये कुछ नहीं कर सकते जिसने मेरे मुल्क को लूटा है। ठोकरें खा रहे हैं और जो बाकी रहते हैं वो भी ठोकरें खाएंगे। तो आजम स्वाति साहब का क्या कहना था आपने सुन लिया। पूरे की पूरी 200 देग जो है वो देंगे, डी चौक पे धरना करके दिखा दें। अब ये शफात जो मुसलसल बात कर रहे थे ना इस्तीफों की, तो अब देखें इस्तीफे कब आएंगे, दिन कितने रहेंगे इस्तीफों? 200 देंगे, फी देग अगर आप 50 बंदा भी लगाएं तो 200 into 50, यू डू द मैथमेटिक्स जनाब। सुकून से 10,000 बंदा जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो खा सकता है रोटी, नो टेंशन एट ऑल। और ये विल बी स्पॉन्सर्ड बाय आजम स्वाति साहब। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को अब चाहिए कि जल्द अज जल्द आजम स्वाति साहब का जो 10 साल लोगों की रोटी का इंतजाम तो हो गया है। इंतजाम हो चुका है। आप बस सिर्फ अब इरादा करें कि आपने डी चौक आना और आजम स्वाति साहब को जो है वो गलत लेकिन बात ये उन्होंने बताया नहीं है कि वो क्या सालन की देग होगी या बिरयानी की देग? सालन की देग हो तो 100 बंदे खा सकते हैं। सालन की देग हो 100 बंदे खा सकते हैं। 100 into 200 आप अंदाजा नान आने करें, पड़ेंगे। 20,000 बंदा लेकिन खा शहबाज के लिए तो गैस नहीं आ रही। हाँ ये एक है चक्कर, नान नहीं आ रहे। मुझे वो 2014 वाला धरना याद आ गया ना, वो काफ लीग की जानिब से रोटियां लग रही थी, एक की लीग की जानिब से क्या हो रहा था। खैर वो पुरानी बातें, पुरानी बातों से आगे बढ़ते हैं। नया ज़माना आया, अपने साथ धरना लाया, तो अब नए ज़माने की बात करते हैं। नए पुराने ज़माने की तरह नया ज़माने भी अपने साथ धरना लाया। खैर जी आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा हम लाहौर के वाले से बात करेंगे। वो कहते हैं ना जी कि दौलत और ताकत के नशे में जब मुनशियात का नशा भी शामिल हो जाए तो बाज़ अफराद खुद को कानून से क्या हर किसी से बालातर समझने लगते हैं। ऐसा ही वाक़या लाहौर के इलाके डिफेंस में पेश आया, जहां एक कॉफ़ी शॉप के बाहर लड़के और लड़की ने पुलिस एहलकारों से ना सिर्फ बदतमीजी की बल्कि पुलिस एहलकारों पे हाथ भी उठाए। जी जनाब, ये खातून जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होंगी, बुलंद परवाज पे थी और बुलंद परवाज में इन्होंने आओ देखा ना ताओ, इन्होंने जो है वो हर एक पे चढ़ाई कर दी। गालिबन इस वीडियो में नजर आ रहा है गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये इस हरकत से पहले गाड़ियों को जदोकोब कर रही थी और गाड़ियों के ऊपर अपना गुस्सा उतार रही थी। बहरहाल पुलिस वालों ने कमाल डिसेंसी का मुजाहरा करते हुए, कमाल बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए खातून पे हाथ नहीं उठाया। वैसे मुझे इस बात की समझ में नहीं आती, मतलब अगर ये एक खातून इस किस्म की हरकतें करिए, व्हाई डोंट वी हैव द वुमेन पुलिस आए पकड़ के अरेस्ट करें, पिन करें, जैसे सारी दुनिया में होता है। हाँ, ये यहाँ बिल्कुल आपने बात सही की। यहाँ पे हमें देखना चाहिए था क्योंकि खातून पुलिस एहलकार नजर आती और एक खातून जो थी मुसलसल वहाँ पर बदतमीजी करती रही हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में ये गालियाँ बकती रही हैं, इनका दिल नहीं भरा। और मतलब खातून का ये मकसद नहीं कि आपको लेवरेज हासिल होता है कि आप किसी को भी जाके बंदे को ऊंची आवाज़ पे कुछ भी कह सकते हैं, उसको मार सकते हैं, तो आपको होता है कि जी मुझे ये लेवरेज हासिल है कि बहुत सारे लोग आके मुझे बचा लेंगे कि अगर आदमी ने मेरे पे हाथ उठाया। कानून आपके लिए भी सेम है। जिस तरीके से खातून ऊंची ऊंची आवाज़ में गुल का पाड़ा कर रही थी शिफा और ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियाँ दे रही थी, मुझे शर्म आ रही थी वीडियो देखते हुए कि ये खातून है और जो जिस तरीके से इन्होंने ना सिर्फ अपना, आई एम श्योर ये क्योंकि इनको पहचान लिया गया कि इनका ताल्लुक कहाँ से, अपने घर वालों का मजाक उड़वाया है। दैट वाज रियली सैड। दैट वाज सैड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाएं और उसके बाद अगर पुलिस उन पे हाथ ना उठाए तो हम उसको ये कहें कि जनाब पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये भी गलत है। ये भी एक अगर इस किस्म की हरकतें हो रही है जैसे बाहर की दुनिया में होता है जी, आप एक दफ़ा वार्निंग देते हैं, दूसरी दफ़ा वार्निंग देते हैं, तीसरी दफ़ा पुलिस वाले एक तरीके के साथ जो प्रोफेशनल तरीका होता है उसके बाद हाथ बांध दिए जाते हैं और उसके बाद बाकी कार्रवाई थाने में और अगले दिन कचहरी में होती है।
یہ ایک طریقہ ہونا دیکھیں، چاہیے. شفاعت، خواتین کے اب معاملے میں کیوں مسئلہ نہیں یہ ہے نا، طریقہ؟ اب یہاں پہ اگر پولیس اہلکار اٹھ کے خاتون کو اگر کچھ ایک تھپڑ ہی ریسیو کر دیتا، کوئی خاتون مسلسل کو مار رہی تھی، ان کے بٹن وغیرہ بھی توڑ دیے، ان کے کپڑے وغیرہ بھی پھاڑ دیے، تو پھر وہ بہت سارے لوگوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کہ خاتون کے ساتھ پولیس نے کیا کر دیا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایسا نہیں میں کہہ رہی That's کہ true. خواتین کے ساتھ ایسے افسوسناک واقعات نہیں ہوئے. بالکل جناب، خواتین کے ساتھ بھی واقعات ہوئے، لیکن یہ وہ واقعہ جو کہ کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کر لیا، ہمارے سامنے ہے. تو یہ شفاعت میرے خیال سے ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. اگر پولیس اہلکار ہاتھ اٹھا دیتا تو اب خود سوچے پھر کیا ہوتا، کیا عزت رہ جاتی. یعنی کہ ہم جو مقدمہ ہے وہ یہ کہ کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، خواہ اس کا تعلق زندگی کے کسی طبقے سے ہو، کسی کاروبار سے ہو، کسی شعبہ زندگی سے ہو یا کسی جنس سے ہو، وہ قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے ٹیکنیکلی. ہمارے ساتھ جناب ایس پی کینٹ سائد عزیز صاحب موجود ہیں. سائد عزیز خوش آمدید کہتے ہیں اگر وہ موجود ہیں، ان کو میری آواز آ رہی ہے تو. سر شفاعت علی عرض کر رہا ہوں اور جاننا چاہوں گا یہ سارا واقعہ جو ہم نے بیان کیا ہے کیا ادھر تک ہی موجود ہے یا اس کا کوئی بیک گراؤنڈر یا کچھ آگے کے حالات بھی آئے ہیں سامنے؟ جی بالکل، یہ انسیڈنٹ آپ کو پیش آیا تھا ڈیفینس کے علاقے میں، جہاں پر فیز 5 میں کیفے کے باہر یہ اطلاع ملی تھی کہ خاتون جو ہے وہ اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ ایک کیفے کے باہر کھڑے ہو کے ایک روڈ بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جس کے اوپر پولیس نے موقع پر رسپونڈ کیا. اس خاتون نے نہ صرف بلکہ کیفے کی انتظامیہ کے ساتھ الجھی اور کیفے کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی، جس پر ان کو بتایا گیا کہ چونکہ کووڈ کے SOPs کے مطابق ابھی آپ کیفے میں انٹر نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے وہاں پر کیفے کے نہ صرف عام سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ الجھنے کی کوشش کی، اس سے ویپن چھیننے کی کوشش کی، بلکہ جب پولیس نے موقع پر رسپونڈ کیا اور سچویشن کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر انہوں نے پولیس کے ساتھ بھی جو ہے کافی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا. اور میں اس کی پوری پنجاب پولیس ہمارے کانسٹیبل کیسر کو جو وہاں پہ رسپونڈ کر رہا تھا سلام پیش کرتی ہے کہ اس نے جرت، بہادری اور صبر کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. اس نے اس خاتون کو، اس کے پارٹنر کو نہ صرف ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، سچویشن کو کاملی ہینڈل کرنے کی کوشش کی. تو اس پر بھی جو ہے وہ خاتون نے شی کنٹینیو ٹو بیہیو ان سچ ریکلیس مینر. الٹیمیٹلی اس خاتون اور اس کے پارٹنر پر پولیس نے پرچہ درج کر لیا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا عزیز صاحب یہ بتائے گا کہ FIR بھی کٹ گئی ہے تو کون کون سی دفعات شامل ہیں اس میں؟ جی اس FIR میں پاکستان پینل کوڈ کے 3 سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں. سیکشن 353 جو کہ اسالٹ اور یوز آف کرمنل فورس ٹو ڈیٹر اے پبلک سرونٹ فرام دا ڈسچارج آف ہز ڈیوٹیز ہے. اس کے بعد سیکشن 186 ہے which is obstructing a civil servant from performing his public function. اور تھرڈ ہے سیکشن 506 criminal intimidation. تو یہ 3 سیکشنز ایڈ کی گئے ہیں اور FIR اس خاتون پر اور اس کے پارٹنر پر جو دونوں پولیس کے ملزم ہیں ان پر FIR درج کر دی گئی ہے. شاید ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ آپ خود ماشاءاللہ بڑے کریٹیو آدمی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا مدیحہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک شخص جو ہے وہ ایک کھمبے پہ چڑھ گیا تھا، ٹاور پہ چڑھ گیا تھا اور اس نے کہا تھا جی میں خودکشی کر لوں گا اگر میری عمران خان صاحب سے بات نہ کرائی جائے. شاید SP تھے اور مجھے سب سے پہلے رابطہ انہوں نے کیا کہ جناب یہ شخص کو آپ اپروچ کریں. یو آر اے ویری کریٹیو گائے. آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس بندے نے، کانسٹیبل نے، کیسر نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کیا ایسے موقع پہ، فائن، دیٹس گڈ، وی ایگری ود یو. لیکن اگر ایسی کوئی بھی آدمی جو کہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی جنس سے، کسی صنف سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو اس بات پہ کہیں کہ جی اس کو ہم نے اسالٹ اس لیے نہیں کیا گو کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا، گو کہ وہ کار میں مداخلت کر رہا تھا، گو کہ وہ انٹیمیڈیشن ٹو وائلنس کر رہا تھا، بیکاز we kept our decency. Do you think it's valid? It's a valid reasonable argument. دیکھیے جی وہاں پر جو ملزمہ تھی وہ ایک خاتون تھی اور اس حوالے سے پولیس کے اوپر لوگ جنرلی کافی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پولیس سچویشن ہینڈلنگ نہیں کرتی ہے. تو الحمدللہ پولیس کی ٹریننگ میں اس طرح کی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جس میں ہم جینڈر رسپانسو پولیسنگ کرتے ہیں، ہم ایک اچھی پبلک سروس ڈیلیوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ یہ خاتون اگر وہ پولیس آفیسر وہاں پر اس خاتون کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا کوئی ہاتھا پائی کرتا تو اس کے اوپر ابھی جو ایک نیریٹو کریٹ ہو گیا ہے کہ پولیس نے بہت پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا، تو شاید وہی میڈیا بھی پولیس کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا. تو اس حوالے سے پولیس کا یہ جو وہاں پہ ایٹیٹیوڈ اور پروفیشنلزم دکھائی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ کوئی کسی کا طاقتور یا با اثر ہونا یا کسی اونچے طبقے سے تعلق رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس ملزمہ کی خاتون ہونے کی وجہ سے تھا کہ اس پولیس آفیسر نے سبق کا مظاہرہ کیا ہے. اور FIR درج کیے جانے کے بعد جو ہے پولیس اس میں بالکل ہمارا انویسٹیگیشن ونگ ہے وہ ان ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے ارسپیکٹو کہ وہ کس جو ہے وہ
طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری فل ایفرٹ جاری ہے اور جلد جلد ان دونوں ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اچھا کتنا ٹائم لگے گا عزیز؟ کیونکہ جب سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کنزا کی شناخت بھی ہوگی, کنزا کے جو دوست ہیں ان کی شناخت بھی ہوگی, یہاں تک پتہ لگا لیا گیا کہ ان کا کہاں سے تعلق ہے. تو کیا اب یہ لاہور میں موجود نہیں ہے؟ کیا یہ مفرور ہے جو ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے؟ دیکھیں جی, لاہور میں انویسٹیگیشن ونگ ایک سیپریٹ ونگ ہے جو اس کے اوپر اپنی ورکنگ کر رہا ہے. ان ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے ٹیکنیکلی بھی کام ہو رہا ہے اور پولیس اپنے جو تمام انٹیلیجنس رائے ہیں ان کو استعمال کر رہی ہے. ملزمان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے, ان کی لوکیشنز کو اسرٹن کر لیا گیا ہے. کچھ ہماری پروسیجرل ایس او پیز ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد ہمارے عمل میں لاتے ہیں. تو انشاءاللہ جلد از جلد میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ یہ ملزمان قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. ویری کوئکلی شاید جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ خواتین کی جو پولیس ہے اس کی ہمارے پاس نفری کی کیا صورت حال ہے؟ جیسے ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں, یو کے وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر اس قسم کا کوئی ہلڑ بازی ہو رہی ہو, پولیس آتی ہے ایک طریقے کے ساتھ 3 وارننگز دیتی ہے اور چوتھی وارننگ نہیں ہوتی, چوتھی وارننگ پہ ہینڈ کف کر دیا جاتا ہے چاہے کسی بھی قسم کی سچویشن, اور ایک طریقے سے کیا جاتا ہے, زمین پہ پن کر دیا جاتا ہے. ایسی کوئی کارروائی ہمارے ساتھ کوئی ہمارے خواتین پولیس اس حوالے سے ٹرینڈ ہے؟ جی بالکل. پنجاب پولیس میں ریسنٹلی خواتین کے حوالے سے کافی ڈیفیشنسی تھی جس کو ریسنٹلی کلب کیا گیا ہے. لیڈی فورس کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے تمام لیولز کے اوپر, جس میں ان خواتین کو ٹریننگ کے بعد ریکروٹمنٹ کے بعد ٹرین بھی کیا جا رہا ہے لا اینڈ آرڈر ہینڈلنگ کے حوالے سے, کرائم فائٹنگ کے حوالے سے. اور لاہور پولیس کے الحمدللہ تمام تھانہ جات کے اندر تمام ٹی ایس کے اوپر لیڈی فورس موجود ہے. تاہم جس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا, کیونکہ یہ رات کا ٹائم تھا اور موقع کے اوپر جو فرسٹ رسپونڈنگ یونٹ تھا اس میں کوئی فیمیل آفیسر نہیں تھی, اس لیے وہاں پر ایک میل آفیسر نے رسپونڈ کیا. جب ہمارے پاس کوئی ایسی پرائر انفارمیشن ہوتی ہے کہ کسی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر فیمیل فورس کی ضرورت ہے تو نہ صرف فورس کو وہاں بھجوایا جاتا ہے بلکہ وہ خواتین فرنٹ لائن کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے, بڑے سیکوینشل طریقے سے اپنا جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دیتی ہیں. بہت شکریہ جی. سید عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کوشش کی جا رہی کہ جلد از جلد یہ جو ملزمان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کی, جو کہتے ہیں کہ انجینئرز کی نوکریاں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھائی کا معیار جو ہے وہ کافی زیادہ گرا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ طالب علم جو کہ یونیورسٹی سے جب گریجویٹ ہو کے جب ماسٹرز کر کے باہر ملتے ہیں اور ان کو نوکریاں اچھی نہیں ملتی, تو اس کا ریزن یہی جناب کہ یونیورسٹیز اچھے طریقے سے تعلیم ہی نہیں دے رہی, ان کو ٹرین ہی نہیں کر رہی. یہ 2 باتیں, فواد کی بات پارشلی درست ہے, لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اگر حساب لگایا جائے تو سالانہ تقریباً 21,000 انجینئرز جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, لیکن کیا مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ موجود ہے؟ جواب ہے نہیں. نہ اتنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا حساب آپ دیکھ لیں جناب, 0.8 1.5 1.2 گروتھ کے ساتھ آپ اتنے سارے انجینئرز سالانہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے, یہ برین ڈرین ہوتا ہے. اور باہر کے ملکوں میں جو پاکستانی انجینئرز ہیں وہ ان کی کوئی زیادہ عزت نہیں رہتی, نہ اگر وہ اسی سیٹ پہ کوئی دوسرے ملک کا, کوئی پڑوسی ملک کا انجینئر کمپیٹ کر رہا ہو تو وہ شاید 1000 1 درہم زیادہ تنخواہ بھی لے جاتا ہے. اور شفاعت یہ پرابلم بھی ہے, لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں وہاں کے ہی پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں, جو انجینئرز ہوتے ہیں, دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل. جب وہ ملک سے باہر جا کے کمانا شروع کرتے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اتنی ویل اکوپڈ نہیں ہیں, وہ اتنی کمال نہیں ہے کہ وہ تعلیم کا ایک اچھا معیار جو ہے وہ طالب علم جو ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو دینے میں ناکام ہے. جی جناب, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے سابق چیئرمین ایچ مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. فواد چودھری جو بات کر رہے ہیں کہ جی یونیورسٹیز کا معیار تعلیم گر گیا ہے اور گرتا چلا جا رہا ہے, ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے بین الاقوامی یونیورسٹیز کے ساتھ, آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وجاہت. میں جو ابھی آپ نے خود ہی اس کی آنسر بھی دے دیا تھا, ابھی جو انٹرو میں دیا آپ نے منسٹر صاحب, آئی ڈونٹ نو وچ کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. ایک چیز تو ہے جی کہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے ہمیشہ, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وی آر دا پرفیکٹ, وی آر دا بیسٹ. ہماری یونیورسٹیوں کو ابھی بہت کام کرنا ہے اور بہت اچھا بھی اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کنٹیکس میں جو انہوں نے بات کی, جو ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اپنے سسٹم کو. ہمارے سارے انجینئر, آپ نے بھی بالکل کہا, ہمارے انجینئرز کو اچھی انوائرمنٹ باہر جب ملتی ہے تو بہترین پرفارم کرتے ہیں, اور اینی فار دیٹ پرپز اینی گریجویٹ پاکستان میں کیوں نہیں اچھا پرفارم کرتے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اچھی انوائرمنٹ دے تو وہ یہاں بھی اچھا پرفارم کریں گے. بائی دا وے, جو ہمارا اس وقت جس کو ہمارا فلیگ شپ پروگرام جس کو ہم میزائل سسٹم کہتے ہیں, 10,000 سے زیادہ
हमारे इंजीनियर वहाँ काम कर रहे हैं, वो आसमान से नहीं आए, वो यहीं इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ के उन्होंने परफॉर्म किया और आपको इसको प्राइड के लिए हम पूरी कौम प्राइड फील करती है कि उन्होंने डिलीवर किया। इसी तरह इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हवाले से कहा, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वी आर प्राउड कि हमारे इंजीनियर माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। लेकिन क्या इससे बेहतर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हम भेड़ चाल में चले गए। वजह जो आपने कहा बिल्कुल ठीक किया कि हमने डिमांड सप्लाई किया नहीं देखा। हर एक ने, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, उन्होंने धड़ाधड़ फैकल्टीज और डिपार्टमेंट खोलने शुरू कर दिए क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा थी। क्योंकि वी आर रिएक्टिव नेशन है, तो हमने बेसिकली देखा डिमांड आई, टेलीकॉम इंजीनियर की डिमांड आई, इजिप्ट से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो हर यूनिवर्सिटियों ने बाकी डिपार्टमेंट बंद करके टेलीकॉम इंजीनियरिंग शुरू कर दी। एक वक्त था कि दाखिला ही नहीं मिलता था, एक वक्त वो भी आया कि 12,000 की सैलरी नहीं मिल रही थी। तो वो डिमांड सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर मैं यूनिवर्सिटियों से भी हमेशा कहता होता हूँ कि प्लीज आप इंडस्ट्री और इनके साथ इन टच रह के देखा करें कि आपसे कौन से स्किल सेट जो है वो इंडस्ट्री आपकी इस वक्त मांग रही है, तो आप अपने ग्रेजुएट के अंदर वो स्किल सेट इंट्रोड्यूस करें, वो इंड्यूस करें, ताकि वो जो जब मार्केट के अंदर आए तो इमीडिएटली उनको डिलीवर करना शुरू कर दें, बजाय कि वो पहले सीखें और फिर डिलीवर करें। सही। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज किस तरीके से इस तरीके से हेल्प आउट कर सकती हैं? क्योंकि जब एक बड़ा डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, वहाँ पर बहुत अच्छे लायक तलबा जो हैं वो पढ़े होते हैं, लेकिन समाज जब वो ग्रेजुएट करके बाहर निकलते तो उस फील्ड में नौकरियां नहीं होती, तो यूनिवर्सिटीज उनको हेल्प आउट कर सकती है कि अगर चलिए जैसे स्कॉलरशिप में HEC जो है मदद कर रही है कि जो पाकिस्तान में पढ़े और बाकी स्कॉलरशिप के लिए आपको बाहर भेज देते हैं, तो क्या HEC भी स्किल्स डेवलप करने के लिए बाहर भेज सकती है ऐसे ही? नहीं, वो भी नेचुरली वो भी हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत शायद नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने इतने अच्छे जो है इतना अच्छा ग्रुप डेवलप हो चुके हैं इंजीनियर्स के, कि जो पाकिस्तान में हमने ये किया था कि जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एक कंटिन्यू ट्रेनिंग सेंटर बनाए थे कि आप इंजीनियर्स को बार इनको ट्रेनिंग दें, अपडेटेड इंफॉर्मेशन इनको दें और रिफ्रेशर कोर्सेज इनको कराएं, ताकि मार्केट के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस हो। असल इशू मल्टीपल इशू है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो बिल्कुल सप्लाई और डिमांड का इशू है, दूसरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा सा अपने उस काकून से निकलना पड़ेगा कि वो जो उन्होंने 1945 में पढ़ाया था तो आज वो नहीं चाहिए, आज कुछ और चीज़ चाहिए, तो उनको वो थोड़े से स्किल सेट उसको अपडेटेड करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो इंजीनियरिंग काउंसिल का रोल है उसको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने भी एक किस्म का अपना एक स्टेट विद इन द स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि नहीं जी इंजीनियर ही होना चाहिए, इनको मैथ भी पढ़ाना है तो इंजीनियर ही पढ़ाएगा, इनको इस्लामिक स्टडी भी पढ़ानी है तो इंजीनियर ही पढ़ाएगा। तो वो थोड़ा सा उससे भी ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ें हुई हैं। और बॉटम लाइन इज गिव देम द बेटर एनवायरनमेंट, गिव देम द रिस्पेक्ट। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ। ये जो आपने कहा ना सन जो 35 में पढ़ा रहे थे, वो सन 35 में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो BL थराजा हैंडबुक पढ़ रहे थे, वो 2020 में भी BL थराजा पढ़ रहे हैं। सो यस, अपडेटिंग की जरूरत है। लेकिन सर क्या वजह है कि दिल्ली में IIT मौजूद है, हमारे मुल्क में इतने सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद उसके स्टैंडर्ड का एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे, ये बात फैक्ट है। और हमारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि अगर किसी इंटरव्यू टेबल पे पाकिस्तानी मौजूद हो और उनके साथ कोई इंडियन मौजूद हो या बांग्लादेशी मौजूद हो, तो प्रेफर किया जाता है इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको एक परसेप्शन ये है ग्लोबली कि उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर नजर आता है, उनके स्टूडेंट्स के पास स्किल सेट बेहतर होता है। ये तासुर है या आपको लगता है कि जी हमारी यूनिवर्सिटीज में गुंजाइश मौजूद है? नहीं, ये नहीं, गुंजाइश तो उसमें कोई दूसरी शक नहीं है, गुंजाइश हर जगह मौजूद है, लेकिन ये तासर है बेसिकली। देखें, आपने दरम का और रियाल का जिक्र किया कि 1000 दरम ज़्यादा लेते होंगे, तो आप मिडिल ईस्ट की मार्केट की बात करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको उनका माइंडसेट पता हो तो वो थोड़े से सबमिसिव किस्म के लोग प्रेफर करते हैं। हमारे लोग थोड़ा सा नखरा भी होता है, तो वो एक वो एस्पेक्ट भी होती है। लेकिन जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है, हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है और अच्छा डिलीवर कर सकते हैं अगर उनको अच्छी एनवायरनमेंट मिली। IIT इंडिया की आपने बात की, देखें हम पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी फैकल्टी, हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नंबर गेम में पड़ गए हैं। हमें डेप्थ और ब्रेथ की तरफ जाने की जरूरत है, हमें उससे निकलना पड़ेगा। ये जो हम हर कोई कहता है ना कि मैंने इतने एडमिशन कर लिए, मेरे पास इतनी फैकल्टी होगी, मेरे पास ये हो गया, मैंने फटाफट रैंकिंग में ऊपर आने की कोशिश करनी है, तो रैंकिंग को एक तरफ रख देना चाहिए वक्ती तौर पे अपनी डेप्थ और ब्रेथ को ठीक करके अपनी क्वालिटी ठीक करनी चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हमारे ही बच्चों ने डिलीवर किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में जाके डिलीवर किया। यही हुआ है कि वाशिंगटन अकेडमी के जरिए पाकिस्तान को जो रिकग्निशन मिली है हमारे इंजीनियर्स को, कि वो चंद मुल्क है इस्लामिक वर्ल्ड में जिनमें से पाकिस्तान भी शामिल है, कि हमारा इंजीनियर अब कहीं भी दुनिया में जाके एज एन प्रैक्टिसिंग इंजीनियर काम कर सकता है, उसको किसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने हमारा सिस्टम रिकग्नाइज किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर मुख्तार साहब, साबिक चेयरमैन HEC हमारे मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है, जिसमें पाक फौज के मुताबिक जवान और मकामी शहरी भी शहीद और जख्मी हुए हैं। रवां बरस LOC की 3000 बार खिलाफ वर्जी की जा चुकी है और भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके इस हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर आलमी बिरादरी पर वाज़े किया है कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान का मजबूत जवाबी रद्द अमल आएगा और पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। वैसे कहना तो ये कि पाकिस्तान मुंह तोड़ देगा, लेकिन चले हम जरा एक वो होते हैं ना सिफारती आदाब के तहत कहते हैं जी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। LOC पर जनाब एक और वाक़या हुआ और वो वाक़या है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप की गाड़ी पर, वो गाड़ी जिस पर सफ़ेद झंडा लगा हुआ होता है, वो गाड़ी जो खुद सफ़ेद रंग की होती है, जो कि 100 मील दूर से पहचानी जा सकती है, उस गाड़ी पर फायरिंग की गई। बिल्कुल, और शफात इस फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए कहा गया है कि कदम आलमी कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। भारत को कसाद बाजारी, किसानों के एहतजाज और कोरोना के मसाइल का सामना है और मोदी हुकूमत अपने इन तमाम तर अंदरूनी मसाइल से सिर्फ और सिर्फ दुनिया जहान की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है। 2 रोज पहले ही भारतीय फौज ने, जैसे भी शफात ने भी आपको बताया, कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और उनकी गाड़ी को उस वक्त जानबूझकर निशाना बनाया जब वो आज़ाद कश्मीर के गांव में भारतीय फायरिंग के मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। तो शफात, अब ये दुनिया जहान को पता है कि किस तरीके से रोज़ भारत जो है वो LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तानी शहरियों पे हमला किया है, आपने अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबस्सिरीन वहाँ पे जा रहे थे, आपने उनकी गाड़ी पर अटैक किया। तो अब मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा को खुद आगे बढ़ के भी एक्शन लेना होगा। शफात, आरिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जाएं कि क्या वजह है कि भारत में पहले जाली सियासतदान क्रिएट किए जाते हैं, उनको जाली सेलिब्रिटीज के जरिए इंडोर्स कराया जाता है और फिर ये दोनों मिलकर एक जाली जंग शुरू करना चाहते हैं। हारिस नवाज साहब, ये है कि इस वक्त जो भारत के अंदरूनी हालात हैं आपके सामने, चाइना ने कितना लद्दाख में इनको मारा है, उसके बाद कश्मीरी नौजवान कश्मीर में इनके फौजियों को मार रहे हैं क्योंकि वो अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल हैं, फिर माइनॉरिटीज इशू चल रहा है, उसके बाद CAA और NRC है, और अब जो पंजाब में सिख किसानों ने एक बहुत बड़ा धरना दिया हुआ है। हर चीज़ ब्लॉक हुई है और इनको अब समझ नहीं आ रहा। अब इस वक्त वहाँ के अवाम, वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ का मीडिया और वहाँ के मॉडरेट हिंदू अब इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। इस परेशानी में ये उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए अब ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं, और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन में फायरिंग की है, ये इसकी कड़ी है। इसलिए इन्होंने फायर की है कि वजह ये है कि आपके सामने पाकिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, कहीं भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके चेक कर सकते हैं कि किसने फायर किया, किसका नुकसान हुआ, क्यों फायर हुआ, और उसकी रिपोर्ट वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को भेजते हैं। अब इसकी, और कश्मीर में ये अपने एरिया में ये श्रीनगर से आगे को जाने नहीं देते। अब जो ये इनके इरादे ख़तरनाक हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहे हैं और करेंगे, वहाँ औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करेंगे, प्रॉपर्टी को नुकसान करेंगे, माल मवेशी को नुकसान करेंगे, ताकि ये मुबस्सिरीन अब आगे ना जा सकें। अब वो डरेंगे, ज़ाहिर है कि जब इन्होंने फायरिंग की है तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी पाकिस्तान रिपोर्ट इन्फॉर्म करेगा उनको, तो वो नहीं जाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ये मकसद था कि उनकी तमाम अब जो कारस्तानी है वो छुप सके और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट ना हो सके। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी। हमारी इंटेलिजेंसी जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दुनिया में नंबर 1 है। इंडिया क्या करता है, क्या सोचता है, कहाँ मूव करता है, हमें पता होता है। इसलिए वार्निंग दी जा रही है कि अपने आवाम के टेंशन डाइवर्ट नहीं करने के लिए अब ये कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही हमने जवाब भी बड़ा क्लियर दे दिया कि 27 फरवरी को याद रखें जब आपका मुंह काला किया था, और नंबर 2 कि आप अभी ऐसी हरकत करेंगे तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यही एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो इंतहा पसंद ये बात को समझते हैं। हारिस साहब, सिर्फ हमारे पास 27 फरवरी का दिन ही, हमारे पास एक चाय भी इनको याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। अगर हम इंडिया की सूरत हाल देखें, कोरोना का वहाँ पर जो मसला है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, अभी किसानों की जो तहरीक है वो वहाँ पर तूल पकड़ गई है, वो वहाँ पर उरूज पर है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की ख्वाहिश उनकी अलहदा से है। इन तमाम से सूरत हाल को तो ऐसा लगता है कि जो मोदी की गवर्नमेंट है उनको पाकिस्तान से नफरत कम, बल्कि हिंदुस्तान के अपने बासियों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। यही तो प्रॉब्लम है। इस वक्त पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते इंडिया
نہ صرف اس ریجن میں آئسولیٹ ہو گیا, اپنے اندر عوام کے ساتھ بھی آئسولیٹ ہو رہا ہے. ابھی وہاں عوام ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, وہ جس سے, اور پنجاب کے آپ کو پتا ہے کہ جو سکھ کسان ہیں وہ بہت جفا کش, بہت محنت کش ہیں, اور وہ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے یہاں تک ان کی عورتوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے گھر واپس نہیں آنا فتح حاصل کیے بغیر, اور ہم گھر سنبھالیں گی, ہم آپ کے زمینیں سنبھالیں گی, کھیت سنبھالیں گے, آپ وہاں ہٹ جائیں. اور یہ اب ان کے لیے پرابلم ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ موو جو ہے یہ خالصتان کی آزادی کی تاریخ میں کنورٹ ہو جائے گی. اس لیے یہ اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں کہ یہ ان کے اٹینشن ڈائیورٹ کریں اور پاکستان میں کریں. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بڑے ممالک کی سپورٹ بھی حاصل ہے. دے وانٹ ٹو یوز انڈیا ایز اے پراکسی اگینسٹ چائنا ان ساؤتھ چائنا سی, اور پھر سی پیک کو مکمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے, چاہے وہ دیکھیں افغانستان سے کیسے وہ ایک نئی ملیشیا فورس ریز کر رہے ہیں, پھر منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, گلوبل ٹیررزم کر رہے ہیں. تو پاکستان میں ڈسٹیبلائز کر کے, بلوچستان میں پرابلم کریٹ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہمارا سی پیک منصوبہ جو یہ آپریشنلائز نہ ہو, ہم اکنامک ترقی نہ کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ایک اسلامک ملک ہیں, ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں, اور اگر ہم اکنامک ترقی کر لیں گے تو ہم اپنے فیصلے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ نہیں ان کو پسند. دے وانٹ کہ ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے رہیں اور ان کی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں. اچھا, تو پھر اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہاں کے کہنے جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ جو امبانی صاحب ہیں وہ انہوں نے پوری بی جے پی کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. آسام کی ریاست جہاں جہاں امبانی کا انٹرسٹ نہیں ہے وہاں وہاں اس وقت حالات خراب ہیں, چاہے وہ آسام کی 7 سسٹرز ہو, چاہے وہ چھتیس گڑھ کی ریاست ہو, چاہے وہ ملیالم ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, چاہے وہ پنجاب, ہریانہ اور ہماچل پردیش کی ریاستیں ہوں. اس وقت جیسے مدیہ نے بھی بتایا جی کسانوں کا پروٹیسٹ جاری ہے. 90,000 ٹریکٹر 6 مہینے کا راشن لے کے کھڑا ہوا ہے دہلی کے پاس, اور چاندنی چوک میں, چاندنی باغ میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, ان کے نام کے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اس سب سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ مودی اگر فالس فلیگ آپریشن کرے گا تو بھارت میں انورڈ ریزسٹنس اس کو نہیں ملے گی؟ دیکھیں اس وقت انڈیا بڑا سا ٹریپ ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی فلیگ آپریشن بھی کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ یہ زیادہ اسکلیٹ کر جاتی ہے وار, تو کشمیری نوجوان کشمیر میں ان کو پیچھے سے ماریں گے ان کی فوج کو, پنجاب میں پنجابی سکھ جو ہیں وہ ان کو ماریں گے, اور پاکستان کے لیے بڑا کام آسان ہو جائے گا ان کو سبق سکھانا. اس لیے میرے خیال میں یہ گیدڑ پھپکیاں لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا سا فلیگ آپریشن پٹھان کوٹ, اڑی یا یہ پلوامہ کی طرف کر لیں, لیکن جس طرح پاکستان نے وارن کر دیا تو دنیا اب انڈیا کے اس آپریشن کو یہ جو ہے اس کو بائی نہیں کریں گے. دے ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ, اور انڈیا کو اور اس کا منہ کالا ہوگا. بلکہ پاکستانی فوج سے جن کو نقصان ہوگا بھی ایسے آپریشن کرنے سے وہ ایک علیحدہ ہوگا, بیکاز دے نو پاکستان کی فوج ویل ٹرینڈ اور بیٹل ہارڈنڈ ہے. صحیح, بہت شکریہ جی. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود. بھارت کا منہ دنیا جہان میں آلریڈی کافی زیادہ کالا ہو چکا ہے. کہیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں جو بڑی بڑی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں بھارت ان میں کس طریقے سے ملوث رہا ہے. دوسری جانب کس طریقے سے بھارت ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے خلاف کیسی کیسی غلط اور جھوٹی خبروں پہ مبنی ایک ایجنڈا چلاتا رہا ہے, اور ساتھ میں اب جو بھارت کے اندر ہو رہا ہے اور مودی سرکار جس طریقے سے مار کھا رہی ہے غریب کسانوں کے ہاتھوں. میرے خیال سے بات یہ پوری دنیا کے سامنے. مجھے مدیہ تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے, اور انڈیا نے کوشش کی پاکستان کے ساتھ ایسکلیشن کرنے کی. اللہ کا شکر ہم نے منہ توڑ جواب دیا, ان کا چائے پلا کے واپس بھیجا, ان کو پتہ چل گیا وہ باندر سورے پنڈ چلا جیسے نہیں ہوتا, تو ہم نے اس کو واپس بھیجا. ان کو پتہ چل گیا نہیں یار یہاں پنگا نہیں لینا. انہوں نے کہا چلو چائنا چلتے ہیں. چائنا گئے, انہوں نے تو مطلب اور بھی وحشی کیا ہے نا, انہوں نے تو ڈنڈوں سے مارا, ایک گولی نہیں چلائی, انہوں نے ڈبو کے انہوں نے بالکل گوند کے ان کو واپس بھیجا. بچوں میں کہتے ہیں ڈبو کے جوتیاں مارنی, لیکن انہوں نے جوتیاں نہیں ماری پر انہوں نے ٹھیک ٹھاک ڈبکیاں لگوائیں. وہ گیلے تولیے سے انہوں نے پھینٹے لگائے ہیں. لیکن اس کے بعد اب فائنلی ان کو اور کو سمجھ گیا, انہوں نے بھارتی عوام کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, which is bad. I feel for them. بھارتی عوام جو ہے وہ اب مودی کی وہ جو نفرت کی گاڑی کو سیاست ٹارگٹ کرنا شروع کر دی. مطلب آپ دیکھیں نا, اور اب میرے خیال سے کہ اب تو ٹائم ہے کہ دنیا جہان کو دیکھنا ہوگا کہ اب کیا کیا جائے بھارت کے خلاف. آگے بڑھتے جناب, تھوڑا سا آپ کا موڈ ٹھنڈا کرتے ہیں, کیونکہ جناب موسم بڑا ٹھنڈا ٹھار, اور سب سے زیادہ شفاعت اس وقت جو دلکش مناظر ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں سوات میں. برف وہاں پہ پڑی ہوئی ہے سوات کی ویلی میں, اور بڑے فیسٹیول وہاں پہ چل رہے, تو ڈائریکٹلی سوات لیے چلے اپنے نام. چلو بھائی سوات چلتے ہیں جی, سوات چلو.
सूट विच ढोला नवाब लगदा है दूर ढोले तू रहना अजाब लगदा। वाह वाह शफात, स्कीइंग के मज़े भी अपने हैं। जब बर्फ़ पड़ी हो तो गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का या कश्मीरी चाय पीने का, उसके साथ गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का तो मज़ा ही और है। रोना आया? नहीं थोड़ा आया? सा, थोड़ा थोड़ा सा। सा। चलो मैं आपको मज़ीद रुलाती हूँ ब्रेक में, ऐसी बहुत सारी बातें करके। आप एक छोटी सी ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जनाब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फैसलाबाद की एक ऐसी बाहिम्मत स्पेशल चाइल्ड आर्टिस्ट आयशा से, जो कि वाकई एक बाकमाल किस्म की आर्टिस्ट हैं। दोनों हाथों और पैरों से महरूम लड़की ने ये साबित कर दिया कि जनाब आपके इरादे होने चाहिए पुख्ता, और ज़रूरी नहीं है कि अच्छी मुसव्वरी करने के लिए आपके हाथों का सलामत होना ज़रूरी है। इस पूरे फॉर्मूले को, इस पूरे हाइपोथेसिस को तो जनाब आयशा ने यहाँ पे कह दिया ये गलत है। जनाब फनकार पैदा होता है और फनकार जो है वो बनना मुश्किल काम है। तो आयशा ने बताया है कि जनाब जो पैदाइशी फनकार होता है ना, उसके आके ये जो दुनियावी रुकावटें होती हैं कोई माने नहीं रखती। वो उनको ऐसे ना एक रोनता हुआ, रेत की दीवार की तरह रोनता हुआ जो है वो आगे बढ़ जाता है और दुनिया को बताया जाता है कि भाईजान हेलो दिस इज द आर्टिस्ट, सिट डाउन फर्नीचर। तो हमारे साथ जनाब ये मौजूद हैं और आयशा से विदाउट मच अडू मेरे ख्याल में सीधे इंट्रोड्यूस करा दें। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हम भी तो बहुत अच्छे हैं और मैं इस वक्त शदीद मुतासर हूं, बल्कि समझे मैं आपके मुतासरीन में से हूँ इस वक्त। और वजह यह है कि जनाब आपकी स्केचिंग हम देख रहे हैं, आप तो परफेक्ट स्केचिंग कर रही है। वो लगता ही नहीं है कि ये हाथ से ये जो है ना एक पेंसिल स्केच्ड है, वो लगता है कि यार ये एक्चुअल कोई तस्वीर है, उसको फोटोशॉप करके ऐसे किया हुआ है। कि तो ये कैसे करती हैं आप? ये मैं बहुत सख्त मेहनत करके करती हूँ ना। अच्छा माशाल्लाह। आयशा मुझे कि बताओ, मुझे टाइम तो लगता है लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता से लगी रहती हूँ। ठीक है। एक स्केचिंग में वैसे कितना टाइम लग जाता है आपको? एक स्केचिंग में मतलब जितना वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालने उतना ही मीठा ज़्यादा होता है, तो जितनी मैं मेहनत करूँगी उतनी वो परफेक्शन ज़्यादा आती है। तो फिर ये है कि मुझे 1 डे लग जाता है। एक दिन लग जाता है। अच्छा आयशा मुझे बताओ, आपने कब पेंट करना शुरू किया, कब आपने स्केचिंग करना शुरू किया, और जो पहली चीज़ आपने बनाई थी वो किस चीज़ का स्केच था? बहुत छोटी थी मैं जब से स्टार्ट किया हुआ है, अब तो मुझे याद भी नहीं कि कौन सी चीज़ थी। एक्चुअली ये था कि कुछ ऐसे ही ना कह लें कि शौक़ इस तरह से डेवलप हुआ, पता नहीं अब तो मुझे याद नहीं कि कैसे, लेकिन ये था कि मैं हर जगह पे ना बनाती फिरती थी। मतलब टेबल्स हो गए, दरवाजे हो गए, दीवारें हो गई, हर जगह पे। तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे देखा जब कि ये बनाती है और अच्छा बना रही है, तो मैं चाकू के साथ भी मतलब टेबल्स के ऊपर जो है वो बनाती रहती थी, और पेंसिल मिल जाती थी उसके साथ भी बनाती रहती थी। मतलब मेरा ये था कि कुछ जो भी मुझे माइंड में आ रहा है ना वो मैंने बनाना है। तो वो माशाल्लाह से इतना अच्छा था कि वो जब घर वालों ने देखा तो उनको भी पसंद आया। फिर मेरे बड़े भाई ने जो है वो फर्स्ट टाइम मुझे स्केच बुक और वाटर कलर ला के दिए थे, तो फिर मैंने बाकायदा उस पर आगाज़ किया था। That's incredible। अच्छा ये जरा आपकी अब जो है ना हाथ के आपके जो स्केचेस हैं वो अब उनकी डिस्प्ले हो रही है प्रॉपर, लोग आ रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अब कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा शौक़ था, लेकिन जब लोगों ने इसको पसंद किया, लोगों ने ये कहा कि आप कोई मतलब इतनी डिफ़िकल्टी के साथ मतलब बगैर हाथों के ये काम करती हैं, तो ये कोई कमाल की चीज़ है। क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था ना, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने घर में अपने शौक़ के लिए करती थी, दिल लगाने के लिए भी करती थी, टाइम स्पेंड करने के लिए करती थी। तो अब लोग इस तरह से पसंद करते हैं और कहते हैं कि आप हमारा स्केच बनाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे आयशा आप ये बताइए, कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए हम आम इंसान हैं, हमारे दिल में कहीं ना कहीं ऐसी बात आ जाती है, छोटी छोटी महरूमियाँ मेरे बहुत बड़े फील होती हैं। कहीं आपके दिल में ऐसी चीज़ आती है कि अगर मेरे हाथ पैर अल्लाह मियां ने मुझे दिए होते तो हो सकता है कि आज तो मेरा नाम पता नहीं कौन कौन से, जैसे जिमी इंजीनियर साहब और बड़े बड़े जो हमारे पेंटर्स हैं उनमें आपका शुमार होता। कहीं दिल में थोड़ा बहुत आपका होता है कि काश ऐसा होता तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता? नहीं, कभी नहीं आया, क्योंकि मेरा यकीन है कि
जब जब मतलब जो होना होता है वही तब तब होता है। अल्लाह पाक ने जिसको नाम देना है, जिसको इज्जत देनी है, जिसको मुकाम देना है, उसको दे देना है, उसमें नहीं देखना किसके हाथ है या नहीं है। दैट्स तो इनक्रेडिबल, इस वजह से मुझे कभी ये चीज़ नहीं हुई। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, ये आप नॉर्मली आपकी जो आप स्केचिंग भी करती हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट भी करती हैं, हम अपने स्क्रीन पे नाजरीन को दिखा भी रहे हैं कि जो आपकी स्केचिंग है, जो आपकी पेंटिंग्स हैं, ये आप बता रही हैं आपको एक दिन लगता है, लेकिन ये लगता है कि कोई लंबी कहानी है, आप कुछ ज़्यादा भी टाइम दे रही हैं। ये वाकई आपने एक दिन वाली बात, मतलब हमें महज वो 150 दे के छुड़ाने वाली बात की थी, या वाकई आप जो है वो कुछ ज़रा ज़्यादा टाइम दे रही हैं इसको? नहीं, वो मैं बता रही हूँ कि जो मैं एक मतलब अगर मैं आपका स्केच बनाऊँ, आप मुझे कहें कि आप मेरा स्केच बना दें, तो मैं आपका स्केच जो है वो एक दिन में बना दूंगी। अच्छा, एक दिन कलर में भी और लेड में भी ना जी। लेकिन जो बड़े कैनवसेस हैं, जिसके ऊपर बड़ा कैनवस है, उसके ऊपर ज़्यादा काम किया, उसमें तो ज़्यादा दिन लग जाते हैं ना। That's good. अच्छा, मैं देख रही हूँ आयशा, आपने शेख रशीद साहब का भी स्केच बनाया हुआ है, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी स्केच बनाया हुआ है, तो अभी तक आपको किसी और से ऑफर नहीं आई कि भी हमें भी बनाए यहाँ पे स्पेसिफिकली, क्योंकि हम आजकल न्यूज़ में भी आप काफ़ी छाई हुई हैं, तो किसी हुकूमती ओहदेदार ने आपसे रब्ता भी किया हो? जी नहीं, ये किसी ने नहीं किया। मैं तो वेट कर रही हूँ कि कोई हुकूमत जो है वो रब्ता करे और अपनी तस्वीरें जो हैं वो ले जाएं। क्या बात है जी, ये तो ज़रूर आपसे रब्ता होगा। मैं उनको एज अ गिफ्ट देना चाह रही हूँ, उनका वेट कर रही हूँ कि अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़। हम कह देते हैं आपकी जगह हुकूमत पाकिस्तान, इधर हेलो भाई, ये देखें कैमरा लगा है, हाथ हिला दे। ये जनाब हमारे मुल्क में इतना बड़ा टैलेंट मौजूद है और अल्लाह पाक ने इनको इतनी सलाहियत दी हुई है, तो मेरे ख्याल में इनको ऑन करें और आगे लेके आएं। और फैसलाबाद से आपको पता है ना जनाब, शफात, ना सिर्फ आयशा के हिम्मत, अज़्म और हौसले बुलंद हैं, दिल बहुत बड़ा है जी हमारी लड़की का। और लड़की ने कहा जनाब, जो मैंने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से आप लोगों के स्केचेस बनाए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपको गिफ्ट कर दूँ। आयशा, ऐसी कोई चीज़ जो कि आप करना चाहती हूँ आगे फ्यूचर में? मैं चाहती हूँ कि मैं ना वर्ल्ड लेवल पर अगर मुझे प्रमोट किया जाए ना, तो मुझे लगता है कि मैं जा सकती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कि इतनी डिसेबिलिटी के साथ मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना अच्छा काम कर रहा है। लोग मैंने बाहर के मतलब मुल्कों के देखे हैं, वो कर रही हैं, लेकिन वो जैसे कि मैंने काफ़ी अपने जो है वो हाइट से भी बड़े जो है ना, वो मैंने कैनवस पे काम किया है, बना लेती हूँ ना, अच्छे कर लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ पर्टिकुलर कि टेक्निक जो आप अगर इस्तेमाल हुकूमत करती हो, जो है वो कोई मुझे पर्टिकुलर आर्टिस्ट की कोई टेक्निक जो आप फॉलो करती हो? कोई भी नहीं, मुझे टेक्निक आती ही नहीं है, क्योंकि जो हाथों वाले टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें हाथों के लिए बनाई हुई हैं। मेरे लिए वो टेक्निक्स जो है ना, वो बिल्कुल काम नहीं करती। मुझे अपनी ही टेक्निक्स क्रिएट करनी पड़ती हैं और खुद से ही सारा करना पड़ता है, जिसको मैं आसानी से हैंडल कर सकूँ ना। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। तो जनाब, और आज जो है सारे जो है वो गार्डन और स्ट्रोक और वो कौन से हैं वो रिक्स स्ट्रोक और वो सारे स्ट्रोक एक तरफ जी, आयशा स्ट्रोक आ गया जी। शफात, ना सिर्फ सारे स्ट्रोक, बल्कि आज मुझे दुनिया की तमाम तो जो मुसव्विर है ना, उन सब में सबसे बड़ी मुसव्विर जो है वो हमारी आयशा लग रही है। आयशा, आपकी हिम्मत, अज़्म और हौसले की तो हम बलाएं यहाँ पे लेते हैं जनाब। और मतलब शफात, जो आयशा ने जो बात करती ना कि ये जो स्ट्रोक्स होती है ना, जो टेक्निक्स होती हैं, उन लोगों की है जिनके लिए हाथ है, तो मैं तो अपने मुंह से करती हूँ। और क्या कमाल करती है आयशा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी जनाब जल्दी से हम के हवाले से एक अहम तरीन खबर देते चलें। एक अफसोसनाक खबर सामने आई है कि लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला ने कुछ अरसा पहले दूसरी शादी की थी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं अब तक? देखें, ये ग्रीन टाउन का इलाका है जहाँ पर ये लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है। आशिक नामी शख्स ने अपनी बीवी शमीम और 3 बेटे 14 साल फैसल और 16 साल बेटी फौजिया को तेजधार आला से कत्ल कर दिया है। शमीम ने कुछ अर्सा कबल सरवर से तलाक लेकर आशिक से शादी की थी। पुलिस के मुताबिक आशिक ने घर से कपड़े चोरी किए, जिस पर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े की तलाश में मुलजिम आशिक ने शमीम और उसके दोनों बच्चों को तेजधार आला से गले पर वार करके कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाशें तहवील में लेकर मुद्दा मुंतकिल करके तफ्तीश। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। जनाब, बाखबर सवेरा का राउंड 2 का आगाज हुआ चाहता है। ठंड आई है ज़माने में, गैस ढूंढते फिरते हैं लोग हर एक
जगह पे। और बात कर रहे हैं जनाब हम सुई गैस की शॉर्टेज की। सुई गैस बड़ी शदीद कम हो गई है, लोग परेशान हैं, लब लब के वो जो है परेशान हो गए, कभी किधर से लाएं हम गैस। शफात, आप सुई गैस की बात करें, अब देखें ना सीएनजी के स्टेशन भी बंद कर दिए गए, मतलब कुछ घंटों के लिए, बट ऑफ कोर्स पूरे दिन के लिए सीएनजी के स्टेशन आप बंद करेंगे तो बहुत सारे वो रिक्शे वाले जिनकी जो सवारियां ही सारी सीएनजी पे डिपेंड करती हैं, वो बहुत सारे लोग जिनकी गाड़ियां में भी सीएनजी में, बड़े परेशान हो गए। सीएनजी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, और शफात हर साल का यही रोना होता है, जैसे सर्दियाँ आती हैं गैस गायब। इस साल अगस्त में जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कह दिया था कि आप लोग तैयार हो जाएं, गैस का शदीद बहरान आने वाला है। लगता है कि मामला आ चुका है ऐसा, और गैस का शदीद बहरान का सामना है। सुई सदन की क्या सूरत हाल है, यानी कि बलूचिस्तान और सिंध की, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही जनाब सवाल ये पैदा होता है जब आपको पता है कि इस बार की जो सर्दियाँ आएंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा शदीद होंगी, तो बजाय ये कि उस बहरान को ओवरकम करने की कोशिश की जाए, हम क्यों पहले से इन्फॉर्म कर देते कि जी बहरान होगा। हम ये क्यों नहीं करते कि जी हम कोशिश करें कि बहरान को किसी तरीके से ख़त्म कर सकें। हर साल की स्टोरी है। ये सारी बातें जनाब, इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी जिन पे बात करेंगे, मगर सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। जनाब सबसे पहले बात करते हैं गैस की। गैस का जनाब मसला बड़ा शदीद होता जा रहा है, और चूल्हों में गैस नहीं है, रेस्तोरानों में गैस नहीं है, लोग परेशान हैं कि जनाब इतनी ठंड में, चलो चूल्हा तो फिर भी कोई जुगाड़ हो सकता है, गीज़र का क्या करें। बात गीज़र का मसला भी है, लेकिन ये मसला अब शदीद तूल पकड़ता जा रहा है कि भाई गैस आ नहीं रही तो नाश्ता जो है वो कैसे बनेगा, लोगों के घरों में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो घर से बाहर जाके कोई 200 या 300 का नाश्ते का बंदोबस्त कर सकें। मतलब गैस क्यों चली जाती है, ये समहाउ वो रवायती जुमले हैं जो हर साल जब गैस नहीं मिलती तो ये तारीखी जुमले अक्सर घरों में सुनने को मिलते हैं। हमारे अपने घरों में यही जुमले हैं जो कि हम सुनते हैं, हम कहते भी हैं, बहुत बार दोहराते भी हैं। तो कराची के जनाब मुख्तलिफ इलाकों में आज भी और कल भी सुबह सवेरे से ही घरों में इन जुमलों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। बल्कि अब तो मदीहा लोगों ने जो है ना हाल चाल पूछने के बजाय ये शुरू कर दिया है, अस्सलाम वालेकुम जी गैस आ रही है, वो कहता है जी हाँ आ रही हो, अगला वैसे ही मरूब हो जाता है। और अब ये स्टेटस सिंबल भी बन गया, यार मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ गैस आती है, तो लोग कहते हैं यार पता नहीं तू केड़ी जगह से रहना पाए, और मतलब तुझे गैस आ रही है। शफात ये बहुत कम लोग हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं गैस तो हमारी आई नहीं है, हम तो सारे रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, मैं ख्वाबों में आऊंगा तुम्हारे वाले, वो वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो आजकल दूसरे को भरम दे रहे हैं हमारी तो गैस का कोई प्रॉब्लम है, हम तो सुबह टैट किस्म का मान के नाश्ता करते हैं। तो ये खैर इस किस्म की जी जनाब वही तो ज़रा लाइटर नोट में बातें करते हैं ताकि ज़रा मामले की संगीनी को थोड़ा सा हम आपके सामने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में पेश करें। आप लोग परेशान हैं, और यकीन माने हम भी आप लोगों की तरह ही परेशान है। हमारे घर भी सुबह गैस नहीं आ रही, तो हमें भी दफ्तर आके जो चाय है ना वो नसीब होती है, क्योंकि घर में चाय के लिए भी इतनी गैस मुयस्सर नहीं है कि हम उसमें एक अच्छी सी चाय वाह 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 वाह, क्या बात कर दी आपने। मुझे इस पे एक शेर याद आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मायूब है, ऑन एयर नहीं सुना सकता, बाद में सुनाऊंगा। जनाब जो गैस का क्राइसिस है इसके हवाले से पहले भी बात की गई थी। एक जनाब जो RLNG की पाइपलाइन है वो डल गई थी शायद खाकान अब्बासी के दौर में, और एक पाइपलाइन मजीद डलनी है, उसका अब इंतज़ार है जी जब वो RLNG की अगली गैस लाइन डलेगी और 2 नए टर्मिनल्स हैं जब वो बन जाएंगे, तो उम्मीद है कि शायद अगले साल इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना हो, लेकिन फिलहाल सामना है और सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। सो काम बाला नोटिस लें। बिल्कुल शफात, तो ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं है, बल्कि जो दीगर शहर है वहाँ पर भी गैस ऐसे ही गुमशुदा है। घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत जैसे संगीन मसले का सामना है, और लोगों का महंगे LPG सिलेंडर पर दारोमदार काफ़ी ज़रा बढ़ गया है, जिसका फ़ायदा मुनाफाखोर उठा रहे हैं। वैसे तो गैस बहरान से सनती सार्फिन भी नहीं बच पाए। कराची साइट एरिया में गैस की फराहमी मुअत्तल है। कोरंगी सनती जोन, फेडरल बी एरिया, सुरजानी, औरंगी, बल्दिया और मलीर में गैस प्रेशर बिल्कुल भी ना होने के बराबर। और जब ने कोशिश किया कि हम इस हवाले से रब्ता करें तो जनाब उन्होंने इधर उधर हो गए। अब ये तो खैर चले, उनसे हम कोशिश करेंगे दोबारा भी रब्ता करने, लेकिन प्राइमरी मसला जो है वो गैस की मैनेजमेंट का भी है। यानी एक तरफ तो सप्लाई का मसला है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट का भी मसला है, और वो गैस जो कि चोरी हो जाती है, अगर गैस चोरी पे ही काबू पा लिया जाए, जो कि माशाल्लाह बड़े जो है ना उसमें बड़े एग्रेशन आ रहा है गैस चोरी में, जैसे जैसे गैस का प्रेशर कम होता है लोग पंप लगा लेते हैं जी,
وہ جو پائپ لائنوں میں رہی سے ہی گیس ہوتی ہے وہ بھی کھینچ لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے صارفین متاثر ہوتے ہیں. ان کے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس حوالے سے بھی بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ گیس کی سپلائی میں جو مسئلے ہیں وہ تو چلیں ظاہر ہے، وہ تو مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، لیکن جو چوری ہو رہی ہے، جو پلفریج ہو رہی ہے، اس کا کیا کیا جا رہا ہے، ان لاسز کو کیسے کور کیا جا رہا ہے، ذرا اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. چلے شفاعت، سوئی صدرن والے تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ اور میں کام کر سکتے ہیں اپنے بہاف پر. وہ یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھروں میں غیر ضروری طور پر ہیٹر آن ہے تو خدا را کوشش کریں کہ وہ ہیٹر جو ہے وہ آپ بند رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہیٹر کی کنزمپشن کی وجہ سے کسی اور کے گھر کی جو تھوڑی بہت بھی گیس ہوتی ہے نا وہ غائب ہو جائے. تو اس لیے شفاعت ہمیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں میں اپنا من مارنا پڑے گا اور ہمیں ہی آپس میں لوگوں کا احساس کرتے ہوئے کم سے کم گیس کا استعمال کرنا ہوگا، سوائے کھانے کے ہاں اور گیزر کے آف کورس. جی جناب، آگے بڑھتے ہیں جناب، اور آگے خبر شامل کرتے ہیں ایک افسوسناک واقعے کی. افسوسناک واقعہ جناب پیش آیا ہے ایک ایسے معاملے میں جہاں پہ ہم بات کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں سکتے. ایک ماموں اور ایک بھانجے کی عمر فقط 20 روز ہے. 20 روز کا بچہ رو رہا تھا اور وہ ذہنی طور پہ معذور تھا. بندہ کیا تھا کہ اس نے اس بچے کو تیش میں آ کے جان سے مار دیا. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. شیخوپورہ میں پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ کس طریقے سے پاس میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے ہیں. آپ نے ہمارے پیکج میں جانا یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنس کے ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کون سا غصہ ہے جو کہ بچوں کی کلکلاریاں برداشت نہیں کر سکتا؟ بچوں کی کلکلاریاں تو لوگوں کا موڈ چینج کر دیتی ہے، ہمارا موڈ ایلیویٹ کرتی ہے، لیکن اتنا بھی کیا غصہ کہ بچہ اگر شور کر رہا ہے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا اور آپ نے بچے کی جان ہی لے لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. بہت اہم ٹاپک آپ نے اٹھایا. آواز جو ہوتی ہے اس کو میجر کرتے ہیں، اس کا میجرنگ یونٹ ہوتا ہے ڈی بی. اچھا، کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، ذرا سی ہلکی آواز بھی ان کو تکلیف دیتی ہے، بودر کرتی ہے، غصے میں آتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اونچی آواز سے بھی فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو بچے روتے ہیں بعض دفعہ، وہ کچھ لوگوں کے اندر یہ حساسیت اگر آواز کی ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ یا بہت زیادہ جنون پیدا کرتی ہے، اس کو ریج کہتے ہیں. اور جب ریج پیدا ہوتا ہے تو برین کے اندر کچھ کیمیکلز کے اندر تبدیلی آتی ہے نیورو ٹرانسمیٹر کو، کیونکہ آواز کیا کرتی ہے، برین کا جو سیل ہے نیورونز کہتے ہیں، اس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے. جب سٹیمولیٹ کرتی ہے تو پھر جن لوگوں میں آواز کی حساسیت زیادہ ہوتی ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ غصہ آ جاتا ہے. کئی گھروں میں ہے کہ بچے پہ ہاتھ اٹھاتی ہے ماں، اٹھاتی ہے. بچہ جب مسلسل روتا ہے، باپ تنگ ہو جاتا ہے، جب رات کو چھوٹا بچہ روتا ہے وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے. یہ بات بڑی کامن ہے، مگر یہاں پہ انسان کے اندر جو برداشت کا مادہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ یا اس کے رشتے کی اولاد کے ساتھ اس کا ایک جذباتی لگاؤ ہے. اب ماموں بہت قریب ہوتا ہے، چاچا سے زیادہ ماموں قریب ہوتا ہے اولاد کے، تو ماموں کا غصے میں آنا بڑی عجیب سی بات ہے. یا تو یہ شخص آلریڈی کوئی نفسیاتی مریض تھا، اس کو آواز کے ساتھ کوئی پرابلم تھا، یا کسی اپنی زندگی میں سٹریس میں تھا جس کی وجہ سے بچی کی رونے کی آواز اس کو اتنی زیادہ ڈسٹرب کی کہ وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور اس نے اس بچی کو قتل کر دیا. مجھ بھائی مسئلہ تو چلیں آپ نے ٹیکنیکلی سمجھا دیا. معاشرے میں یہ مسئلہ بہت کامن ہے. لوگ اپنا بلڈ پریشر، ان کو نہیں پتا بلڈ پریشر کیا چیز ہے، ان کو نہیں پتا کہ بلڈ پریشر جب آپ کا بڑھتا ہے تو سب سے پہلے آواز کے لیے آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. ہم نے بسوں سے پریشر ہارن اتروا دی ہے کہ یہ بلڈ پریشر سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن عوام میں یہ شعور بہرحال ابھی تک نہیں آیا کہ جناب بلڈ پریشر اگر آپ کا زیادہ ہے تو اپنا چیک اپ کرائیں. دماغی توازن اگر آپ کا بگڑا ہوا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اس کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں. وہ یہ نہیں کیا جاتا. معاشرے میں اس قسم کی چیزوں کا شعور نہیں ہے. وہ شعور کیسے لائیں گے؟ شعور لانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا معاشرے میں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں اس وقت ہمارے معاشرے میں جو اکثریت لوگوں کی وہ سروائیول کر رہی ہے، یعنی اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے کسی طرح، وہ مل جائے، وہ سب سے اولین ترجیح 2 وقت کی روٹی ہے. اور یہ اتنی زیادہ غربت ہے کہ جس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا عیاشی سمجھا جاتا ہے. دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، مگر جائے گا وہ جب آپ نے کہا نا شعور ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس کے اطراف کے لوگ اگر دیکھتے ہیں کہ اس کو آواز سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ میں بتا دوں، آواز سے زیادہ تکلیف ہونا بھی فطرتی ہے. کچھ لوگ برداشت، جیسے پین تھریش ہولڈ ہوتا ہے، کچھ کو سوئی لگا دو بہت تکلیف ہوگی، کچھ لوگوں کو سوئی لگا دو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، رائٹ. تو آواز کے سننے کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. اگر کم ہے
तो कम से कम घर वाले या जान पहचान या दोस्त कम से कम उसको मशवरा दें कि माहिर नफ्सियात के पास जाके इलाज कराओ, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी टेक्निक इसकी होती है, और मैं आप चाहें तो मैं बता दूं, जिन लोगों को आवाज से प्रॉब्लम होती है वो एक मराकबा है वो करें, 2-3 महीने में उनको फर्क पड़ जाएगा। आप आंखें बंद करके आरामदेह पोजीशन में बैठकर घर में कोई ऐसी आवाज सुने जो आपको बॉदर करती है, जैसे अक्सर घड़ी की टिक टिक आपको बॉदर करती है बाज लोगों को एसी की आवाज बॉदर करती है, मगर आवाज वो जिसमें कोई जज्बाती वाबस्तगी ना हो, म्यूजिक नहीं हो सकता, गाने नहीं हो सकते, तो उस आवाज को अगर 15 मिनट रोज सुना जाए तो 1-2 महीने के अंदर आपके अंदर वो जो हसासियत है आवाज से वो कम हो सकती है। ये तो बात आपने चले दुरुस्त कही कि जी हसासियत के लिए कम करने की जरूरत है, लेकिन हम एक मुआशरे की अमूमी जुनूनी कैफियत की बात कर रहे हैं। बच्चों के हवाले से हमारा अमूमी रवैया ये है कि हम उन्हें इंसान नहीं समझते, हम उनसे इंसान से कोई निचले दर्जे की चीज़ समझते हैं। ज़रा सी बात पे मार धाड़ हमारे एक समझिए कि एक रवायत का हिस्सा बन गई है। ये रवायत कैसे तोड़ी जाए, ये जुनूनी कैफियत मुआशरे की कैसे ख़त्म की जाए? देखिए, असल में इसके लिए फिर आपकी अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा काम करती है। जो माहौल घर में आपको मिला है, जब बाप ने बिला वजह बच्चे पे थप्पड़ मार दिया या बीवी को मारता है, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो यही चीज बच्चा बिहेवियर सीखता है माँ बाप से। तो जब बाप तशद्दुद करता है तो बच्चा बड़ा होता है, वो बाप बनता है, वो भी यही करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप कम से कम लोगों में शऊर ना दे कि बिला वजह अव्वल तो हाथ उठाना नहीं चाहिए। प्यार से भी समझाया जा सकता है। प्यार से समझाने के लिए बंदे में तहम्मुल और बर्दाश्त होनी चाहिए, जो कि बहसियत कौम में हमें खत्म हो गई है। आप रोड पे ट्रैफिक देखें, लोग जिस तरह करते हैं काम, आपको अंदाजा होगा इस कौम में बर्दाश्त खत्म, सब्र खत्म हो गया। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, क्यों बच्चों की हर जिद का, बच्चों के हर सवाल का बच्चा रोए तो माँ बाप के पास, उनके आसपास वो लोग जो कि उनकी पेरेंटिंग का हिस्सा होते हैं, उनके पास एक ही जवाब होता है, वो है मार। ये हमारे अंदर टॉलरेंस लेवल कम क्यों होता चला जा रहा है? बच्चों को इसलिए ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है। हम इसलिए करते हैं, एक तो सॉफ्ट टारगेट है, दूसरा हमें आज तक नहीं सिखाया गया कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। देखिए, अगर बच्चा रो रहा है ना, तो एक तरीका तो ये कि आप उसको चुप कराएं, दूसरा है कि थप्पड़ मारें। थप्पड़ मारेंगे तो बच्चा रोना उस वक्त तो बंद कर देगा, मगर फिर बाद में रोएगा। तो अगर कहीं ये सिखाया जाए कि देखिए बच्चा अगर रो रहा है, आवाज ऊंची उसकी है, तो थप्पड़ मारने की बजाय और तरीके भी, बच्चे का ज़हन डाइवर्ट कर दें, कोई चीज लगा दे, किसी स्टोरी में सुना दे, उसको उठा के प्यार कर ले, गले लगा ले, तो बच्चे में फर्क पड़ जाएगा। मगर हमें ये बताया नहीं गया। हमारे माशरे में हमने जो चीज देखी है उसी को फॉलो करेंगे। 80 से 90% लोग जो है उसमें बजाय तो शऊर है ही नहीं ना। बिल्कुल, तालीम होते हुए भी शऊर नहीं है लोगों में, तो ये हरकत करते हैं क्योंकि सबसे आसान है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। लोगों में तालीम होने के बावजूद शऊर नहीं है, और ये मामला हम जिंदगी के हर शोबे में देखते हैं। बज़ाहिर वो लोग जो कि डॉक्टरेट होते हैं, लेकिन बर्दाश्त के नाम पे वो एक रत्ती नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उसके बाद इस बुनियाद पे खुद को बड़ा माचो भी फील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मोइज़ भाई हमारे साथ थे और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात पे इस गुफ्तगू का इख्तिताम किया कि तालीम का कोई मुकाबला नहीं है आपकी तहजीब से। तहजीब बुनियादी चीज़ है, बर्दाश्त बुनियादी चीज़ है, वो जुनूनी रवैया जिसकी बुनियाद पे आप खुद को कहते हैं जी हम बड़े जो है ना द्यो हैं, हम बड़े फलाने, हम डिमकाने, हम गुस्से में रहते हैं, हमें से ज़रा डर के बात किया करो। मतलब ये एक जाहिलाना लोगों को लगता है कि जी अपनी मर्दानगी दिखाने का सबसे बड़ा एक तरीका ये भी है कि आप लोगों को बताएं कि एग्जैक्टली आप में गुस्सा कितना आता है, आपके अंदर पावर कितनी है, आप किसी को भी मार सकते हैं, कुचल सकते हैं, मसल सकते हैं। तो ये समहाउ लोगों ने अपनी ईगो का पार्ट भी बना लिया। यहाँ पे लोगों के थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा एक तो मर्दानगी है और दूसरा वो खवातीन जो डाडी के लाने पे बड़ा फख्र करती हैं। वो हमारे पंजाब में एक वो कहा जाता है ना, ये वो बड़ी डाडी है। तो आप देखिए ये घरेलू मुलाजमीन पे जो तशद्दुद होता है उसमें ज़्यादातर खवातीन इन्वॉल्व होती हैं। बच्चों के ऊपर तशद्दुद में कई जो मामलात में खवातीन इन्वॉल्व होती हैं, व्हिच इज़ रियली सैड। और इस मामले पे मेरे ख्याल में अब बच्चों के हवाले से एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए और एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। देखिए शबाद, अब जनरेशन ना काफ़ी आगे चलेगी। मैं अपनी जनरेशन की बात करें तो शायद जिस क्लास से, जिससे सोसाइटी से मेरा ताल्लुक है, तो हमें भी बच्चों ने कहा जाता था बेटा अगर रोगे तो मार पड़ेगी। तो मार के डर से ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं करते थे, लेकिन मार सोल्यूशन नहीं है। बच्चों को मार से नहीं डराना यही वजह है जिसकी वजह से बच्चों और पेरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा गैप भी आ गया। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीटीएम के सदर मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी में हमने देखा कि शफात के अब जो उनकी अपनी पार्टी के जो आम रहनुमा है वो निकल के बाहर आ रहे हैं और उनको शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं।
जी जनाब, आपने देखा भी है कि पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान जो हैं, उनके ही पार्टी के एक सरबराह मौलाना शेरानी साहब ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो है उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। साथ ही ये जो उन्होंने बयान दिया कल, ज़रा आपको वो पहले सुनाती हूँ, उसके बाद ज़रा इस पर बात करेंगे। PDM او establishment دا بدباړه د مچنې د دوو پلو کار کردار ادا کوي د ملک د متولو لپاره د ماحول جوړولو. نو یو خو دغه کار دوم کار دا دی چې دا مخاصمت د اصولو نه دی، دا د مفاهمت لپاره دی. دا کم سره ټول شوي دي د دغو هر یوه خپله ورکه شوي د ورسو یوه ده چې کوم یوه خپله ورکه وي دا که په غبل یې اړه نشته. ما خو ډېر وختي ویلي وي چې دا 15 کاله خو انشاءالله د پوره کړي، خو چې له لسو یې د خدای شفا کړي. مولانا صاحب ستاسو قاید دغه په پی ډی ایم مصر دی سربراہ دی. نو سوال دا دی چې اوس دی په خپله سلیکټډ دی، دی اوس عمران خان ته یې څه سلیکټډ دی، هغه د چړونې او د پوزۍ واله دی. نو مولانا په خپله خو هم دا وایي چې په ملایانو یې درواغ شروع اچھا د مولانا ملګریو ته ویایم چې جماعت د ملګریو دی، د چا جاګیر نه دی. که څوک دغه خوبونه ویني هغه خطا دي. البته رابطه په مابین کې برقرار او جاري ساتل ضروري دي. بلکې زه خو بیا له ملګریو سره به مشوره کوم، زه خو چې دفتر هم خلاص په ټولو ضلعو کې خلاص کړو. په دفتر کې دغه وي، مثلا د بوري دفتر چې موږ خلاص کړو، که چېرې د دې ګټې مشوره وه. مولانا صاحب تیز سلامت صاحب سره ستا په دې باره کې څه خبرې اترې شوي دي یا د سره رابطه ستا ده؟ حافظ سینما خو ملګری دی، ډېر معقول مجلس یو. तो मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने मौलाना फजल रहमान को झूठा करार दे दिया और साथ में कहा कि मौलाना फजल रहमान हमेशा झूठ बोलने में माहिर है। मौजूदा पीटीएम तहरीक ज़ाती मफादात के लिए कायम हुई है और एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए फजल रहमान जल्द से जुलूस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के पुराने कारकुन अलग दफ्तर कायम करें और वज़ीर आज़म इमरान खान की कई पॉलिसियों से हम इत्तेफाक है। मौलाना शेरानी ने कहा कि फजल रहमान से मेरा इख्तलाफ उनके झूठ बोलने पर है। जमीयत उलमा इस्लाम किसी की जागीर नहीं, JUI हमारी अपनी जमात इसी है। हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहली तो बात ये, मोहम्मद खान शेरानी साहब जो हैं वो अब एक नई JUI बनाने की तरफ चल पड़े हैं। आपको लगता है कि सबसे बड़ी क्राउड पुलर जो पीडीएम के जलसों में थी वो बहरहाल फजल रहमान साहब थे, उसको डेंट पहुंचेगा, पीडीएम के फ्यूचर को भी डेंट पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात चैमा गो यहाँ तो बहुत पहले से हो रही थी कि फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो उनसे नाखुश हैं, बहुत मुद्दत से नाखुश हैं और उसकी वजह उनकी वो ज़ाती जो वो इक़्तिदार और लूटमार के लिए जो वो कंप्रोमाइज़ करते हैं बार वो है। भले वो अपोजिशन में हो, भले हुकूमत में हो, उन्होंने हुकूमत में ही रहना है। हर सूरत उनके पास कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप होनी चाहिए जहाँ से उन्हें मराहत और माल पानी मिलता रहे। अब क्योंकि वो उसके साथ साथ रियासत मुखालफ बयानिया की तरफ भी आ गए हैं और उसके साथ साथ खुल के जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो भले उनकी जमात में हों या उनकी जमात से बाहर हों, वो उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जब पब्लिक के सामने रियलिटी आ रही है तो अब वो हाफिज हुसैन अहमद साहब हों, जैसे पहले उन्होंने आवाज़ बुलंद की, अब शेरानी साहब ने की, हाफिज हुसैन अहमद साहब को अलग कर दिया गया जमात से, हालांकि आपके सामने उनकी शायद फजल रहमान से भी ज़्यादा खिदमत है उनकी जमात के लिए। इसी तरीके से अब शेरानी साहब के साथ भी यही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फजल रहमान साहब को अब शायद पता नहीं है, उनके झूठ का पर्दा चाक हो चुका। मजहब का जो उन्होंने लबादा फोड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अपने ज़ाती मकासद के लिए मजहब को सियासत में लाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो अब पर्दा चाक हो चुका। भले उनके पार्टी के सीनियर लोग हों
या उनके कारकुनान हो या आम पब्लिक हो, वो सब उनका सच और झूठ जान गिल चुके। साहब, उन्होंने आपका मौक़िफ़ भी इंडोर्स कर दिया है, जो आप ट्विटर पे मौक़िफ़ कायम किए हुए हैं। अब जो हमने वीडियो प्ले किया शेरानी साहब की, आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, वो कह रहे हैं जी ये मुखासमत बराए अदावत नहीं है, ये मुखासमत बराए मुफाहमत है कि उनको कोई हिस्सा मिल जाए, ये उनके अल्फाज हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि जी ये 5 साल तो इमरान खान के हैं ही, अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। आपका कमेंट चाहूँगा इसमें। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने तो पहले भी आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की कि ये बुनियादी तौर पर ये लोग हर सूरत एनआरओ लेना चाहते हैं और एनआरओ लेने के लिए ये हर हद तक जाना चाहते हैं। और अगर इन्हें एनआरओ हुकूमत पे तनकीद से मिलती है तब भी ठीक है, अगर इन्हें एनआरओ जो है वो रियासती इदारों पे तनकीद से मिलती है तब भी ठीक है, अगर ये एनआरओ रियासत मुखालिफ दुश्मन है उनके साथ खड़े होने से मिलती है फिर भी ठीक है, अगर इसमें अवाम की जाने जाती हैं फिर भी इनके लिए ठीक है। इन्हें एनआरओ चाहिए, भले उसकी कोई भी कीमत हो, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। इन्हें आखिरकार इनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो एनआरओ पे। लेकिन जैसे मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज किया कि अब अवाम जान चुके हैं जो इनका अंजाम आपने देखा लाहौर में हुआ, जहां पर अचकजई साहब ने लाहौरियों को बुरा भला कहा, लाहौरियों की तस्लील की, पंजाबियों की तस्लील की। और उस पहले मौलाना फजलुर रहमान ने, अगर आपको याद हो तो साउथ के इलाके में जाकर इन्होंने वहां पर रहने वाले जो मियाँ खेल हैं, जो मरवत हैं, जो वहां पर रहने वाले कुटी हैं, बटनी हैं, इन्होंने भी वहां पर इज्जतदार कबाइल रह रहे हैं, उनकी इन्होंने इंसल्ट की, उनको गाली गलोच की। तो जब इंसान गाली गलोच पे आ जाए, एक आलम दीन होने का जो दावा करता हो वो गंदी गाली गलोच पर आ जाए लोगों को जलसों के अंदर, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके हाथ से उसकी तमाम जो उसने एक फिसाद ड्यूटी बनाई हुई थी वो निकल रही है। बिल्कुल शहबाज साहब, और ये एक बड़ी रीज़न भी जिसकी वजह से अब लोगों ने इनके जलसों में आना भी बंद कर दिया। लोगों को पता है कि जब ये जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करेंगे। खैर, मौलाना शेरानी साहब ने तो कहा है कि ये चाहते हैं कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो जाए। इनकी वजह से अगर देखा जाए, अपने इतने पुराने साथी जो इनके खिलाफात हैं वो ऐसे खुल के सामने आ गए, जिनकी अपने पुराने साथियों से नहीं बन सकी। तो आपको लगता है कि जो पीडीएम में जिनका नया बिल्कुल नकोर सा इत्तेहाद बना है, ये इस इत्तेहाद को कायम रख सकेंगे मौलाना साहब? नहीं, ये देखिए, ये पीटीएम तो अगर हुकूमत चाहे तो ये तो 3 दिन में अलग अलग हो सकते हैं। हुकूमत नहीं चाह रही। अगर आप इनमें से किसी को भी जरा सा पाई में शेयर ऑफर करें तो वो दूसरों को छोड़ के साइड पे हो जाएगा, क्योंकि ये तो सारी की सारी जो कट है ये तो लूट मार के लिए है, मफादात को बचाने के लिए। आप अगर आप इनमें से किसी को ऑफर दे दें कि आप अलग हो जाएं, आपको थोड़े बहुत मफादात दे देंगे, बाकियों से आप अलग हो जाएं, तो आप देखिएगा वो रातों रात ही अलग हो जाएंगे इनसे। तो ये कोई नजरियाती इकट्ठे नहीं है, ये वही तमाम लोग हैं जो एक दूसरे को चोर कहते रहे, ये वही तमाम लोग हैं जो एक दूसरे को डाकू कहते रहे, एक दूसरे के ऊपर इन्होंने मुकदमात बनाए हुए हैं, एक दूसरे को मुल्क के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अजाब करार दिया हुआ है, और आज ये एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के खड़े हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, असल में अंदर से ये अपनी अपनी डील करने की कोशिश कर रहे हैं। गिल साहब, इन्होंने मौलाना शेरानी साहब ने 2 बातें मजीद कही हैं, बड़ी खूबसूरत बातें। एक तो उन्होंने कहा कि जी पीडीएम किसी की जागीर नहीं है, पीडीएम में उनकी भी एक से है। फिर उन्होंने 2019 के जो मौलाना साहब का धरना था उसके हवाले से बात की कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जिस तरह जा रहे हैं उसी तरह वापस आएंगे और इस बार भी सौदे का कोई माहौल नहीं है। आपका कमेंट चाहूंगा सर, क्या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब स्पेसिफिकली? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान हो या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, उन्हें ये बात समझनी चाहिए, और मौलाना शेरानी बिल्कुल ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि एक पार्टी आप हैं जो डील मांग रहे हैं, लेकिन डील देने के लिए दूसरी तरफ भी आप जैसी पार्टी होनी चाहिए, दूसरी तरफ भी आप जैसा करप्ट, आप जैसा चोर, आप जैसा हराम खाने वाला बंदा होगा तो आपको डील देगा। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो तो इनसे नहीं डरेगा, वो तो इनको डील देने को तैयार नहीं है। तो ये खुद जितना मर्जी शोर मचाते रहें और जो मर्जी करते रहें, दूसरी तरफ से तो इन्हें डील मिलनी नहीं है। इसलिए मौलाना शेरानी दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये नामुराद लौटे थे और इस बार भी ये नामुराद ही लौटेंगे।
इस बार तो बज़ाहिर लग रहा है। तो फिर वो इस्तीफों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सर? वो तो बात हो रही थी कि इस्तीफे आएंगे और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और सिलेक्टेड को वापस भेजा जाएगा, ये उनकी तरफ से आ रहा था। मौलाना शेरानी साहब ने तो मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहा है कि जी वो इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं, वो खुद सिलेक्टेड है। वो इस्तीफों का फिर क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए, असल बात तो शरानी साहब ने दुरुस्त कर दी कि पाकिस्तान को अब इस चीज में से बाहर आना पड़ेगा कि कहीं पे 25 साल का बच्चा 24 साल का उसको पर्ची के थ्रू चेयरमैन बना देते हैं, किसी दूसरी पार्टी में कहते हैं जी मेरी पर्ची निकल आई, मैं चेयरमैन हूँ। दूसरी पार्टी में से बीबी उठती है, कहते हैं मुझे अब्बा ने फोन कर दिया, आज से आपने पार्टी चलानी है। तो ये तमाम चीजें अब रुकनी चाहिए। पाकिस्तान एक जमहूरियत की तरफ अपना तसलसल किए हुए है, तो जमहूरियत सिर्फ ये नहीं कि आप इलेक्शन जीत के आपको इक़्तिदार में लाए जाएं, आपने अपनी पार्टियों में भी जमहूरियत लानी है। सही। तो पार्टियों में क्या कर रहे हैं कि ये इनके वालिद की जगह पे इन्होंने ले ली। अच्छा, मरियम साहबा को वालिद ने फोन पे कह दिया, बिलावल की पर्ची निकल आई। ये जमहूरियत नहीं, ये तमाम के तमाम पर्चियों और टेलीफोनों से निकले हुए सिलेक्टेड हैं। लेकिन क्योंकि ये खुद है और इंसान जो खुद होता है उसको दूसरा भी वही लगता है, तो ये दूसरों को ऐसा कहते हैं। नंबर 2, आपको ये भी देखना पड़ना है इनकी इस तमाम सिचुएशन के अंदर कि ये तमाम लोग अब क्योंकि किसी काविश के साथ, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ यहाँ नहीं पहुंचे जिंदगी में, ऐसे ही फ्रॉड करके ही पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए इन तमाम लोगों को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो इनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, जो पहले इन्हें मिल जाया करता था। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में अवाम इनका मुहासरा भी करेगी। एक वर्ड सर, इजाजत आपसे एक वर्ड में पूछना चाहूंगा सर, इस्तीफों के मुस्तकबिल के बारे में आपका एक जुमला। इस्तीफों का मुस्तकबिल तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ना कुछ तो उनका मुस्तकबिल बेचारों का हो सकता है, लेकिन उनको अभी लगी हुई है ठंड, और वो इन्होंने अंदर कर दिया है कंबल के उनको, ठीक, क्योंकि इनके इस्तीफों को बहुत शदीद ठंड लगी है। और वो 31 जनवरी इन्होंने डेट दी है कि 31 जनवरी तक इन्होंने को मौसमियात के किसी बंदे से पूछा होगा ना, 31 जनवरी को धूप तेज निकलनी है, फिर ये धूप लगवाएंगे इस्तीफों को। सही। उसके बाद धूप लगवाएंगे, अगर उसकी ठंड निकली तो इस्तीफे थोड़ी बहुत अकड़ लेंगे, और अकड़ वकड़ लेने के बाद इस्तीफे जो है वो शावर लेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, तैयार होंगे, और फिर वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे। तो इसलिए इस्तीफे लगी हुई है ठंड। अभी आप उनका ना पूछें, अभी तो कोई और बात करें। ठीक है जी, शहबाज गिल साहब कह रहे जी उनके इस्तीफों को लगी हुई ठंड, इसलिए वो भी चले गए कंबल में। बहुत शुक्रिया जी, शहबाज हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मौलाना शेरानी के बयान ने पीडीएम का पोल खोल दिया है। बनावट के असूलों से हकाइक नहीं छुप सकते। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। पीडीएम लीडर ने कौम को मौलाना डीजल का असल चेहरा दिखाया, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए गुड्डे और गुड्डी को इस्तेमाल कर रहा है। अपनी भारी कीमत वसूल करने के लिए इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान खान की कश्मीर, फ़लस्तीन और फ़िरका वारियत की पॉलिसी पर कौम मुत्तफिक है। पीडीएम ज़ाती मफादात की जंग लड़ रही है। पीडीएम ज़ाती मफादात की जंग लड़ रही है, कहना है मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का, जिन्होंने कहा है कि जी मौलाना शेरानी के बयान ने पीडीएम का पोल खोल दिया। गिल साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि जी इस्तीफों को ठंड लग गई है और वो इस्तीफे चले गए कंबल में। 31 जनवरी तक अगर धूप खुली निकली तो उन इस्तीफों को धूप लगवा के गर्म पानी का शावर दिलवा के फिर सामने लाया जाएगा। लेकिन बड़ी दूर है जी, बड़ी दूर है अभी बात। मेरे ख्याल में इतनी लंबी बात हो गई है, थोड़ा सा एक ब्रेक बनता है अभी। बिल्कुल शफात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। फिल्म साजी में दिलचस्पी रखने वाले कॉलेज और जामियात के तलबा के लिए एक शानदार मौका जनाब आपको बाखबर सवेरा में एक्सक्लूसिवली अनाउंस कर रहे हैं, और वो ये है कि जनाब एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। बिल्कुल शफात, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से मुख्तसर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो है एक कंपटीशन, इसका ऐलान किया गया है। और नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2021 में 6 कैटेगरीज हैं। नौजवान फिल्म मेकर्स, पाकिस्तान के रंग, वादी सिंध की तहजीब, पाकिस्तानी सकाफत, छोटी सनतों का कारोबार में किरदार और पाकिस्तान में फलाही काम और ज़राअत का मुल्की तरक्की में किरदार जैसे मौज़ूआत पर बनी फिल्में जमा करवा सकेंगे। ये एक बड़ा शानदार किस्म का इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, क्योंकि शफात हम अपने फिल्म्स
کے ذریعے ہی یہ فلم ایک ایسا میڈیم، ایک ایسا جانرا ہے جس سے آپ پاکستان کی امیج کے حوالے سے دنیا جہان میں کام کر سکتے ہیں. امیج بلڈنگ کے لیے یہ میڈیم سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جناب، پوری دنیا میں نیریٹو اسٹیبلشمنٹ فلموں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس فیسٹیول میں شرکت کے خواہش مند افراد جو ہیں ان کے پاس آخری تاریخ میرے خبر میں اناؤنس ہو گئی ہے. آخری تاریخ کیا اناؤنس ہوئی ہے جناب؟ آخری تاریخ ہے جناب 10 مارچ 2021. یس، تو جناب وہ اپنے رجسٹریشن کروا لینی ہے 1 جنوری 2021 میں، اور 10 مارچ تک آپ نے اپنی فلمیں جو ہے وہ سبمٹ کروا دینی ہے. تو یہ رجسٹریشن کا طریقہ کار جو ہے وہ سارا کا سارا ویب سائٹس پہ موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ایک ذرا سا ہم آپ کو جو ہے نا اس کے ذرا تھوڑا سا ایک ہمارے پاس کچھ ویژولز موجود ہیں، اگر آپ ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر وہ ویژولز اویلیبل ہیں تو پلیز پلے کیجیے. یور ٹیلنٹ ایز ویل. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برانڈ ایمبیسڈر نصف ہمایوں سعید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمایوں، بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. کتنی بڑی اپرچونٹی دیکھتے ہیں آپ یہ جو امیچور فلم میکرز ہیں ان کے لیے؟ جی میرے خیال سے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یہ آئی ایس پی آر کا انیشیٹو ہے. اپرچونٹی اس کو اس لحاظ سے بھی کہوں گا، صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا نیریٹو پوری دنیا میں جائے گا، اور پازیٹیو جو اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہے جو اس فلم کی جو خاصیت ہے جو اس فلم فیسٹیول کی، وہ یہ ہے کہ صرف پازیٹیوٹی کی بات کرنی ہے. پاکستان میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں کرنی، اس کے اندر آپ نے دکھانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، مگر آپ جس طرح دکھائیں گے بھی تو اس میں بھی کوئی پازیٹیو انگ ضرور ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جیسے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ہے کہ میں 20 سال سے اگر کام کر رہا تھا یا کر رہا ہوں تو میں کسی اسکول سے یا کہیں سے سیکھ کے نہیں آیا، اور یہاں پہ اتنے زیادہ اسکولز بھی نہیں ہیں جہاں ایکٹنگ سکھائی جائے یا پروڈکشن سکھائی جائے یا ڈائریکشن سکھائی جائے. یہاں پہ لوگوں کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا. ہمارے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہمیں مل جاتا ہے کہ میں نے ٹی وی کے اوپر کام کیا، پی ٹی وی پہلے تھا تو پی ٹی وی کے اندر لوگ جاتے تھے، ایکٹنگ کرتے تھے، کام دیکھتے تھے. پرائیویٹ پروڈکشنز آئیں، ہم خود ہی لوگ اس میں انٹرسٹ جس کا تھا وہ اس کام میں گھس گیا. لیکن پھر بھی لوگوں کو ابھی بھی پلیٹ فارم نہیں مل پاتا. کتنے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز جو پڑھ کے باہر سے آئے ہیں یا ایکٹنگ سیکھ کے آئے ہیں، ان کو پھر بھی کام ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی اپرچونٹی کہ یہاں جس نے اپنی ڈائریکشن دکھانی ہے تو وہ اچھا کیمرہ مین ہے، وہ اچھی سوچ رکھتا ہے، کریٹو ہے. یہ آپ نے نا بڑا ایک دکھتی رگ چھیڑ دی ہے بہت سارے لوگوں کی. آپ نے اپنی بات بتائی، آپ نے فلم سیکھی نہیں ہے، آپ نے ایکٹنگ سیکھی نہیں ہے، آپ نے کر کے ایک چیز کو ایک سکل کو اڈیپٹ کیا ہے. لیکن جو نئے آنے والے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ جو روایتی، جیسے ہمارے ٹورزم کی مثال لے لیں، ثقافت کی مثال لے لیں، جب کوئی ثقافتی ویڈیو چلتی ہے، کوئی ٹورزم کی ویڈیو چلتی ہے، وہ بڑے ایک روایتی انداز میں چلتی ہے. لیکن جب یہ لوگ آئیں گے اور یہ اپنی شارٹ فلمز لائیں گے اور اس میں ذرا وہ جو ہے نئے ٹرینڈز اور نئی چیزیں لائیں گی، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹورزم، پاکستان کا کلچر ہم پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کر کے تھک گئے ہیں، لیکن دنیا کی توجہ ایسے نہیں آ رہی. اس چیز سے دنیا کی توجہ اس پہ آ سکتی ہے. یور کمنٹس ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. دیکھیں ان کو شوٹ کرنے کا طریقہ، انداز ہی الگ ہوگا. وہ اگر ہم جس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان کو ایک اپرچونٹی ہے، نئے بچوں کو جو جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا، ایک اپرچونٹی ان کو یہ ہے کہ وہ اپنی کریٹیوٹی دکھا سکیں گے. دوسرا یہ کہ ان کو جو انہوں نے جو انعام رکھا ہے وہ ایک طرح سے تو ٹھیک ہے کہ اس میں چنے جائیں گے 15 ایسے ونرز اور پھر ان کو بھیجا جائے گا باہر یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے مجھے یا بہت سارے پروڈیوسرز جو پاکستان کے اندر ہیں، ان کو ان کا کام دیکھنے کا موقع ملے گا اور ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، چاہے وہ ڈائریکشن ہو. ایٹ لیسٹ ہمیں وہ جگہ مل جائے گی جہاں سے ہم ان کا کام دیکھ سکیں گے اور ان کو بلا سکیں گے اپنے پاس ویسا کام کروانے کے لیے. سو ہمایوں اس میں کوئی ایج کی، وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ایج دیکھی جائے گی نہ کوئی جینڈر دیکھا جائے گا، کوئی قید نہیں ہے اس میں. ہاں بالکل، آپ جس جو بھی چاہے وہ بنا سکتا ہے. ایون انہوں نے ایک کیٹیگری رکھی ہے جو آپ اپنے موبائل فون سے اچھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں یا کوئی جو فلم بنا سکتے ہیں، شارٹ فلم بنا سکتے ہیں. تو یہ سب کے لیے ایک موقع ہے کہ اگر جن کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ لائٹس نہیں لے سکتے یا کیمراز ان کے پاس نہیں ہے، تو اپنے موبائل فون آج کل سب کے پاس ہوتا ہے، وہ اس سے فلم بنا سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کنٹینٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ موبائل فون والا جو ہے وہ دوسری کیٹیگری سے زیادہ اچھی فلم بنا دے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو بہت سارا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ انیشیٹو آئی ایس پی آر نے لیا ہے.
اور اس قسم کے انیشیٹو لینے چاہیے اور فلم فیسٹیولز ایسے ہونے چاہیے، اور اگر ایک شروع ہوا ہے تو اور بھی بہت سارے ہوں گے۔ دیٹس انٹرسٹنگ۔ اچھا، فلم میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سٹوری ٹیلنگ، جو ویو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، کہاں سے سٹوری چلے گی، کیا پروگریشن آئے گا، اس کے اندر فلم تھراپی بھی آ رہی ہے، اس کے اندر ٹورزم بھی آ رہا ہے، وہ بڑا اچھا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری فلم انڈسٹری میں، آپ تو ماشاءاللہ خود بھی مطلب جانے مانے ہیں اس حوالے سے، تو وہ جو ہماری فلموں کی جو سٹوری ٹیلنگ ہے اس میں بڑی ہم جو ہے نا وہ تنقید بھی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے اس کو بھی بڑی بڑھوتری ملے گی، اس کی بھی ذرا ڈائمنشن چینج ہوگی اس قسم کے فیسٹیول سے؟ بالکل ہوگی نا۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ کو فلم بنانے کا موقع یہاں پہ زیادہ تر ان لوگوں کو ملتا ہے جو آلریڈی اپنا کام ٹیلی ویژن پہ دکھا چکے ہوتے ہیں، یا کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے، کسی کا کام کامیاب رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایسے پروڈیوسرز مل جاتے ہیں، ایسے ڈائریکٹرز کو کہ ٹھیک ہے وہ دکھائیں۔ باقی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ یار اگر میں فلم بناؤں تو ایسی بناؤں گا یا ویسی بناؤں گا، تو یہ ایک موقع ہے جس میں ان کی سٹوری ٹیلنگ دیکھی جائے گی، اور یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ ٹیلنٹ ایک اپنے اندر ایک نیچرلی بھی ہوتا ہے، اور وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جب آپ کے پاس بہت ساری فلمز آئیں گی، تو اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ کون کتنا اچھا سٹوری ٹیلر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کہانی، جو وہ کہانیاں سوچیں گے وہ بہت ڈفرینٹ ہوں گی۔ کوئی ایسی سٹوری آ سکتی ہے جو ہو سکتا ہے ہماری فلم انڈسٹری کی ڈائمنشن بدل دے۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو۔ اچھا ہمایوں، یہ بتائے گا کہ کچھ ٹپس بھی دے دیں ان تمام تر لوگوں کو جو میں دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں ہم بھی شامل اور ہم بھی کوئی شارٹ فلم ایسے بنائیں، تو کیا یہ جو فلمز بنیں گی ان کو میٹافوریکلی جج کیا جائے گا، اس میں پلاٹس کا ہونا ضروری ہے، یا پھر زیادہ جو ایمفسائز ہے وہ منظر کشی پر ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، وہ کانسیپٹ کے اوپر دیکھیں، اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی ڈاکٹر کے اوپر ایسی ایموشنل کہانی بنا دے جس کہانی کا امپیکٹ ہوگا، جس میں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہوگی، اور دیکھی ساری چیزیں جاتی ہیں، صرف ایک نہیں کہ اگر وہ فلمنگ اس کی بہت اچھی ہوگی یا اس کا کیمرہ ورک بہت اچھا ہوگا، لیکن کہانی کا، کانسیپٹ کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور فلم جو بھی بنائی جائے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے اس میں، اور آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو، ڈائریکٹر کو یا پروڈیوسر کو، جو بھی اس کو بنا رہا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس میں دکھانا کیا چاہ رہا ہوں، اس میں کون سا ایموشن چھیڑ رہا ہوں، اس میں میں کون سی پاکستان کی خوبصورت جگہ دکھا رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی، اس کے اندر کوئی ایموشن ضرور ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس صرف خوبصورت شارٹس لے لیے اور فلم بنا دی، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت فلم جو ہے وہ نہیں چلی اگر اس میں کوئی کہانی نہیں تھی، یا کوئی ایموشن نہیں تھا، یا کوئی دل کو لگنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو میں سب سے کہوں گا کہ وہ سوچ کے بنائیں، اور اس میں ایموشن ضرور ہو، وہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، دل سے یہ ضرور بنائیں ہو گے فلم تو میں۔ ایموشنز بھی ہمایوں آ جائیں گے۔ بہت شکریہ جی، ہمایوں برانڈ ایمبیسڈر نصف ہمارے موجود تھے۔ اور ابھی جلدی سے آپ کو ایک افسوسناک خبر دیتے چلے جناب، دورہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے، جہاں پر قومی کرکٹ ٹیم کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ کپتان بابر اعظم T20 سیریز کے بعد اب پہلے ٹیسٹ سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں۔ جی جناب، امام الحق بھی انجری کا شکار ہیں، وہ بھی ٹیسٹ کے لیے دستیاب نہیں ہیں، اور بابر اعظم کی عدم موجودگی میں محمد رضوان ٹیم کی قیادت کریں گے۔ عمران بٹ کو 17 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد صاحب، یہ خبر آئی ہے قومی ٹیم ابھی کل کے صدمے سے سنبھلی نہیں ہے، اور شائقین کے لیے یہ ایک اور صدمے کی بات آئی ہے۔ کس نوعیت کی انجری ہے بابر اعظم کی؟ دیکھیے، جب 12 دسمبر کو یہ چوٹ لگی تھی، تھرو ڈاؤن کرتے ہوئے ان کے انگوٹھے پہ لگی اور پھر فریکچر ہوا، تو اسی وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ 12 دن اب یہ فریکچر رہے گا، پلاسٹر رہے گا، تو 12-24 تاریخ تک تو یہ پلاسٹر رہے گا ہی، اور 25 چھوڑ کے 26 سے ٹیسٹ میچ شروع ہوئے، تو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ بابر اعظم باہر ہو جائیں گے۔ اب آفیشیل اعلان ہوا ہے، تو کافی سنگین نوعیت کی یہ انجری تھی، اور پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ ویسے ہی پاکستان ٹیم کا کافی برا حال ہے، ٹیسٹ میں بھی اسی طرح کا حال ہونا ہے، بابر اعظم کے بغیر مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو شاہد صاحب، ویسے جو کل کا میچ ادھر اس پہ بات کر لیتے ہیں، اگر پروفیسر نہ ہوتے، محمد حفیظ نہ ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہونا تھا، یہ تو بتائیں ذرا۔ بالکل ون مین شو بن گیا تھا، حفیظ کے علاوہ صرف رضوان نے 22 رن بنائے، تو بڑی مایوس کن بیٹنگ ہے، لیکن ہم اپنے پروگراموں میں پہلے ہی اندازہ لگا چکے ہیں اور پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پاکستان ٹیم اتنے اچھے نتائج نہیں ہوں گے نیوزی لینڈ کے طور پر۔ شاہد صاحب، حفیظ سے جن لوگوں نے بات کی وہ تو بتا رہے ہیں کہ حفیظ کا یہ کہنا ہے کہ یار وکٹ اتنی مشکل نہیں تھی بیٹنگ کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہماری بیٹنگ لائن جم نہیں پڑی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے شاید شفیق صاحب کے اوپر ذرا زیادہ پریشر ڈال دیا، ان کو نیوزی لینڈ کے تباہ کن بالنگ اٹیک کے آگے کھلا چھوڑ دیا؟
बिल्कुल ऐसा ही है, नातजुर्बेकार टीम है और जब टीमें बाहर जाती हैं तो अपने तजर्बेकार प्लेयर ज्यादा ले जाते हैं। हम नई पूरी टीम जो हमारी अच्छी थी, T20 की नंबर 1 टीम थी, उसको हमने बोर्ड से मिटाकर अब हम कह रहे हैं कोचा हम दोबारा शुरू करेगा, तो दोबारा शुरू किया है अब, और नए लड़कों को बड़ी मुश्किल बॉलिंग के सामने डाल दिया है। और अब्दुल्ला शफीक के साथ यही हुआ कि नेशनल T20 में अच्छी कारकर्दगी पर उन्हें सेलेक्ट किया गया और फौरन ही उन्हें न्यूजीलैंड के तबाहकुन बॉलर्स के सामने डाल दिया गया। अच्छा शाहिद साहब, जैसे आप जब स्टूडियो में भी आए थे और आप बता रहे थे कि जी उन्होंने अपने बाद न्यूजीलैंड ने अपने 5 बड़े प्लेयर्स को ना अभी रेस्ट करवाया है कि आप जरा रेस्ट करें। अभी वो रेस्ट करे थे तो हमारा ये हाल है, जब वो वापस आ जाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि फिर हमारे कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम दोबारा आजमा सकते हैं? सरफराज इज आल्सो देयर। बहुत मुश्किल है। पहले T20 में उन्होंने आराम करवाया था, दूसरे T20 में उनमें से 4 खिलाड़ी वापस आए थे और आपने देख ही लिया कि 153 पहले बनाए, फिर 164 बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह से बेहतरीन बैटिंग करते रहे। पहला T20 उन्होंने 19वें ओवर में जीता, दूसरा T20 20वें ओवर में जीता। पहले T20 में 5 विकेटें उनकी गिरी, दूसरे T20 में सिर्फ 1 विकेट गिरी। तो बड़ी प्रोफेशनल टीम है और बड़ी मजीवी टीम है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा सर, अब जाते जाते ये बता दें, आमिर जो हैं वो भी अलग हो गए हैं और अब इस दौरे के बाद तो पीसीबी की कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठने शुरू हो गए हैं, मेयार के ऊपर, कोचिंग के ऊपर और मजीद सवालात भी उठने हैं। ये आपको लगता है जो आमिर की कमी महसूस हो रही है ये आर्जी है और शायद मुस्तकबिल में वो अपना फैसला चेंज कर लें? देखिए, 2 ही चीजें हैं, या तो आप सब्र करें कि नए लड़कों के साथ 1 आध साल में टीम बन जाएगी, इतना सब्र हमारे क्रिकेट के शायकीन और वो जो करता धरता है उनमें नहीं है। और आमिर के फैसले के ऊपर वाकई के आमिर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। पिछली दफा जब पाकिस्तान ने 2018 में 2-1 से T20 सीरीज जीती थी तो उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज थे मोहम्मद आमिर। तो इतनी जल्दी इस तजर्बाकार खिलाड़ी को तंग करके बोल के उसको इस फैसले पर मजबूर किया गया। तो यकीन उम्मीद यही है कि पीसीबी के आला हुकाम बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे इस पूरे और नजर सानी जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे। और जाते जाते हम विश करते चले जनाब कि पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान की आज बर्थडे है। माहिरा, हैप्पी बर्थडे टू यू और अल्लाह पाक आपका आने वाला साल बहुत आपके लिए मुबारक साबित करे। जनाब ख़वातीन और हज़रात, अब आप लोगों से वक्त हुआ चाहता है इजाज़त लेने का। ख्याल रखिएगा। शफात और मदिया नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।